अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। टॉप स्टोरीज होंगी, मौजू होंगे, टॉपिक्स होंगे आज के शो में और बहुत कुछ हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज की जो टॉप स्टोरीज हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मौसम की भी बात कर लेते हैं क्योंकि मौसम आज खासा खुशगवार नज़र आ रहा है और ये महकमा मौसमियात ने भी कहा है कि जो शहर भर में मतला है वो अबर आलूद रहेगा, यानी क्लाउडी वेदर आज होगा। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि धूप इतनी ज़्यादा नहीं थी और मौसम जो है वो काफ़ी रिफ़्रेशिंग है, बहुत अच्छा है। जो सर्द हवाएं थी उसमें भी हमें कुछ कमी नज़र आ रही है, हवा है लेकिन अच्छी और ठंडी हवा है, बड़ा रिफ़्रेशिंग सा वेदर हो रहा है। तो आप सब भी इस वेदर को एंजॉय कीजिए अपने घर वालों के साथ। और अभी आप यकीनन नाश्ते कर रहे होंगे, कुछ लोग काम कर रहे होंगे, काम पे जा रहे होंगे। तो जो भी जो है अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आप जो मौसम का फैक्टर होता है, मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा मूड चेंजिंग होता है। अच्छा मौसम हो तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है, आप अच्छा फील कर रहे होते हैं। तो और मौसम के अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। आपका जो लंच प्लान हो रहा होता है, डिनर प्लान्स हो रहे होते हैं, वो भी मौसम के अकॉर्डिंग हो रहे होते हैं। तो खैर महकमा मौसमियात मज़ीद क्या कहता है कि कराची का मौसम आइंदा आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, इस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी होंगे। लेकिन सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं कि जो कोविड-19 का वेरिएंट आया है उसके केसेस में इजाफा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है और काफ़ी सारे लोगों की स्क्रीनिंग्स हो रही हैं जो बाहर ममालिक से आ रहे हैं। और उसमें हम देख रहे हैं कि कोविड-19 की जो 11 रुकनी सूबाई टास्क फोर्स है उसकी रोकथाम के लिए वो कायम कर दी गई है। एयरपोर्ट पर भी हमने देखा था कि स्क्रीनिंग का अमल जो है वो तेज़ कर दिया गया है, रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो इस वेरिएंट को कैरी करके ना लेकर आएँ। और इस वक्त जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं उनको तैनात किया गया है इस 11 रुकनी टास्क फोर्स के अंदर, जो कि प्लान करेंगे कि इसको रोकना कैसे है और जिन लोगों में इस वेरिएंट की तशखीस होगी उनको किस तरह से जो है वो ट्रीटमेंट्स देने, आइसोलेट करना है और इसको फैलाव ना हो उसका बचाव भी करना है। इसके अलावा कराची में हम देख रहे हैं कि रक्षा चोर गैंग जो है वो सरगर्म नज़र आ रहा है और मुल्जिमान रक्षा में सवार होकर आए और दूसरा रक्षा चोरी करके फ़रार हो गए। ये सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से रक्षा गैंग ने औरंगी टाउन सेक्टर 1B में ये वारदात की है। और फुटेज भी आपको दिखाई कि रक्षा रोड पर खड़ा था और मुल्जिमान आते हैं एक रक्षे में और दूसरे रक्षे को लेकर चले जाते हैं। इस हवाले से भी बात होगी। दूसरी तरफ कराची के हालात को देखते हुए ताजरों ने कराची चैम्बर में रेंजर्स मॉनिटरिंग सेल के इक़दाम को खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा है कि जो कराची चैम्बर है उसमें रेंजर्स का जो मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है वो अच्छा है। हम्माद पूनावाला का कहना, जो कि ताजर है मशहूर, और उनका ये भी कहना है कि हमने कई दफ़ा ये शिकायत दर्ज कराई थी कि हमारी सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से इस इक़दाम को उन्होंने जो है वो खासा खुशाइन करार दिया है ताकि जो चैम्बर्स के जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, मसाइल हैं, वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं उन्हें। यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि सस्ती चीज़ें तो मुहैया की जाती हैं लेकिन प्राइसेस कम हैं। आटे की अगर आप बात करें, घी तेल की कीमतों की बात करें, दाल की बात करें तो कीमतों में कमी तो नज़र आती है, लेकिन ये सब कुछ अच्छा तब लगे जब इसका स्टॉक भी अवेलेबल हो। आप अक्सर जब भी यूटिलिटी स्टोर्स जाएंगे तो आपको आटा और चीनी तो कभी मिलती ही नहीं है। मैंने मुतादिद शोज़ किए यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर, लेकिन जब भी जाते थे तो ना आटे का स्टॉक आपको नज़र आ रहा होता था ना चीनी का। तो अभी भी हम ये देख रहे हैं कि जो आटे की किल्लत है वो शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई है और आटा इस वक्त मयारी मौजूद है ही नहीं है और बाहर इतना महंगा हो चुका है आटा। गुज़िश्ता दिनों भी आटे की कीमत में इजाफा हुआ, जिसके बाद शहरी ये कहते हैं कि हमारे लिए आटा अफोर्ड करना भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स जाते हैं तो वहाँ पर भी ये नहीं मिलता। तो ऐसी सहूलत का आवाम को क्या फ़ायदा कि अगर आप प्राइस दे दें, जारी कर दें प्राइस लिस्ट, और वो स्टॉक अवेलेबल ही ना हो। तो ये आज का मसला नहीं है, परमानेंट इशू है। किसी दिन डिटेल में यूटिलिटी स्टोर के कोई रिप्रेजेंटेटिव को लेके भी इस पर बात करेंगे कि ये क्या मसला है और क्यों हल नहीं होता। इसके अलावा कल हमने एक बड़ी अहम खबर देखी कि जो इंटरमीडिएट के जो तलबा तालबात हैं उन्होंने प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ग्रुप है उसमें फ़ेल होने वाले जो तलबा थे, कल कराची प्रेस क्लब पे उन्होंने धरना दिया और एहतजाज किया। और उनका ये कहना था कि जो हमारे रिज़ल्ट्स आए हैं, एक तो 60% लोग फेल हो गए, ये कैसे पॉसिबल है। और दूसरी बात ये कि जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें स्क्रूटनी करवाई जाए क्योंकि इसमें जो है वो रैपिड चेकिंग की गई और जिसके बाद जो रिज़ल्ट्स हैं उस पर उन्होंने बच्चों ने तहफ़्फ़ुज़ात का और उनके वालिदैन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो इस हवाले से उन्होंने प्रेस क्लब के सामने धरना दिया, एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि हम वो बच्चे हैं
कि हमने मैट्रिक में 90 या 80% से भी ज़ायद नताइज हासिल किए, यानी मार्क्स लिए, उनका रिजल्ट इतना अच्छा था और अब हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इस तरह कर दिया गया कि हम सप्ली देने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये उन्होंने चेकिंग सिस्टम पर और ये जो बोर्ड सिस्टम है उसके ऊपर सवाल निशान उठाए हैं। आज हम इस पर भी तफसीलन बात करेंगे आगे आने वाले सेगमेंट के अंदर। आम इंतखाबात को कैसे भूल सकते हैं, उसके हवाले से तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और बैलेट पेपर्स की छपाई का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी निशान की अब तब्दीली से रोक दिया है। अब कोई निशान तब्दील नहीं होगा, जो निशान अलॉट कर दिए गए हैं वही बैलेट पेपर्स पर छापे जाएंगे। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि अब कैंपेन्स में भी तेज़ी नज़र आती है। कल हमने देखा कि इब्राहिम हैदरी, मलीर और मेमन गोड दीगर इलाकों में आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी दौरा किया और अब ये नज़र आ रहा है कि आसफा खासी एक्टिव हैं और उन्होंने भी ये कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो वज़ीर आज़म बनवाया जाए। उन्होंने कहा कि आवाम दोस्त मंशूर इन्होंने दिया है बिलावल भुट्टो ने, और उन्होंने ये भी कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी हमारा प्लान है, तनख्वाहदार तबके को फैसिलिटेट करने का प्लान है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आम आदमी को सहूलत मिले तो आप पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी को सपोर्ट करें और वोट दें। तो आसफा भी मैदान में आ गई है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और वो जो गेटअप है अभी आप देख रहे हैं खासा, वो भी बेनज़ीर वाला ही है। तो अब ये किस हद तक इसको आगे कैरी ऑन करेंगी और क्या जो बेनज़ीर की लेगेसी थी उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगी, इस हवाले से बात होगी। उसके अलावा यूट्यूब चैनल से रिलेटेड भी एक स्टोरी है, वो आगे आने वाले टाइम में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि जो झांसा देकर यूट्यूबर्स हैं वो कैसे आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं, इस हवाले से भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम वेलकम करते हैं मिराज अख्तर साहब को शो में। अस्सलाम वालेकुम मिराज भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बिल्कुल एवन, अल्लाह का शुक्र है, मौसम भी अच्छा है। और मौसम अच्छा हो तो वैसे आप ये बताएं पर्सनली आपके मूड पे कोई इफेक्ट आता है या बस ऐसे ही अच्छा है तो अच्छा है भाई मैं क्या करूँ? देखें जी, बात तो है कि सुबह एक तो रूटीन होती है इंसान की, उठने की, नाश्ता किया, जल्दी जल्दी तैयार होना है, फिर बाहर निकलना है। सबसे पहले आपको फेस करना पड़ता है ट्रैफिक जाम का इशू जो होता है वो होता है, ठीक है ना। अब लेकिन अगर उसमें उसकी वजह तो यह है कि सुबह हो रहा है, मतलब पूरी शार फैसल जैम है रोजाना। मॉर्निंग के टाइम देखें पीक आवर्स कहलाते हैं ना, कुछ एक शाम का टाइम होता है 5 बजे का जब ऑफ टाइम होता है, और एक ऑन टाइम होता है जब हम लोग तमाम लोग जो अपने ऑफिस जाने के लिए, दफातर और दुकानों पे जाने के लिए, कारोबार के लिए, काम के लिए निकलते हैं लोग, तो वो एक साथ सब निकल रहे, मतलब ये नॉर्मली हो गया। हाँ, तो वो उसके एक पीक आवर्स कहलाते हैं, सुबह के मॉर्निंग के और एक शाम के। तो इन दोनों में तो ट्रैफिक जाम मिलता है। छोड़े अभी मौसम की बात करें, आज मौसम अच्छा था ना और उस ट्रैफिक में भी मजा आ रहा था। आप निकले और मौसम अच्छा हो ना तो फिर थोड़ा सा आपके मूड पर उसका असर पड़ता है। आप बोलते चलो ठीक है, थोड़े से गाने शाने लगाओ और सुनते हुए जो है वो चिल करते हुए निकल जाओ। अब तो ये तो रोज का मामला ही है, रोज का मामला। अब हम इसमें अगर ट्रैफिक पुलिस को चिलचिलाती धूप सुबह सुबह आंखों में पड़ी तो आपका मूड वैसे ही तो डबल हो जाता है ना। तो जो जो झंझलाहट होती है वो फिर डबल होती है। उसमें जाहिर सी बात है आप घर से निकलते हैं, ऑफिस जाने की जल्दी भी होती है, ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं, चिलचिलाती धूप भी है, तो फिर तो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आयमा भी हमें रिपोर्ट करती हैं, मौसम की सूरत हाल बताती हैं और बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं। तो ज़रा आयमा से पूछते हैं आयमा आज क्या कर रही हैं और कहाँ पर है। आयमा, इस वक्त आप कराची के कौन से इलाके में मौजूद हैं और मौसम कैसा है? बड़ा अच्छा आपके पीछे तो मंजर नज़र आ रहा है, आयमा अपडेट कीजिएगा। जी रिमशा, देखिए इस वक्त मैं कोरंगी कॉजवे पे मौजूद हूँ। काफ़ी जो है ये ऊंचा मकाम है, चूँकि आज जो है वो शहर में नमी का तनासुब ज़ायद था, जिसकी वजह से आज सुबह सवेरे से जो है वो इस वक्त तक काफ़ी हैजीनेस है। मेरे अकब में अगर आप देख सकें तो इस वक्त भी जो है वो खासी हैजीनेस नज़र आ रही है। हद निगाह भी इसकी वजह से खासी मुतासिर हुई, 2 किलोमीटर हद निगाह रिकॉर्ड की गई है। सूरज और बादलों की जो आँख मचोली है वो इस वक्त भी जारी है और ये पूरा दिन जारी रहेगी, जिसके बाद जो आज शहर का मौसम है सुबह सवेरे से बड़ा खुशगवार है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, खूबसूरत सूरज की जो किरणें हैं वो बिखरी हुई हैं चारों तरफ, और सूरज और बादलों की आंख मचोली की वजह से मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और मौसम जो है वो शहर का खासा खुशगवार है और मोतदिल है। और जैसे अभी आप और मेराज भाई बात कर रहे थे कि मौसम का जो इफेक्ट होता है वो इंसान के मूड पे बड़ा पड़ता है, तो ये वाकई में हकीकत है कि जब मौसम अच्छा होता है तो इंसान का मूड खुद ब खुद अंदर से ही अच्छा हो जाता है। अच्छा आयमा, ये बताएं आपका मूड अच्छा होता है और मौसम देखकर, तो अब आप कैसे जो है ना वो अपना मूड बेहतर जब आप फील करती हैं तो क्या करती हैं? क्योंकि रिपोर्टिंग जब करने जा रहे होते हैं तो मौसम जो है ना वो खासा असरअंदाज होता है किसी भी रिपोर्टर के ऊपर, क्योंकि अगर चिलचिलाती धूप में जैसे अभी मेराज भाई से बात किया आना पड़े और फिर रिपोर्टिंग में आप बीपर देने के लिए कई कई मिनटों खड़े रहना पड़ता है, कभी कभी आधा आधा घंटा भी रिपोर्टर्स खड़े रहते हैं। तो ये मौसम कितना इफेक्टिव होता है ड्यूरिंग रिपोर्टिंग? अच्छा मौसम हो तो खड़े रहो, कोई मसला नहीं है, आप वेट कर रहे हैं।
जी रमशा, देखिए मौसम का हम रिपोर्टर्स को कोई इफेक्ट नहीं होता, चूंकि हमारा काम है कि खड़े रहे, हम जो है वो लोगों को आगाह करना होता है। तो मौसम चाहे तिलमिलाती धूप हो या खूबसूरत धूप हो, सूरज की किरणें बिखरी हुई हो, तो इसकी वजह से मौसम का हमारे ऊपर ये इफेक्ट होता है कि जब अच्छा मौसम हो तो खुद मूड अच्छा भी हो जाता है, लेकिन तिलमिलाती धूप में थोड़ी सी कड़कती जो धूप होती है उसमें गुस्सा भी आ रहा होता है, दिल कर रहा होता है बस जल्दी से खत्म करो काम और हम जो है वो जाएं वापस ऑफिस की तरफ। लेकिन ये चूंकि काम का हिस्सा है, हमारा फर्ज है हमारा, तो इसको भी हम भी बाखूबी सरअंजाम देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है आयमा, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया और आप हमारे साथ मौजूद थी, मौसम की सूरत हाल में बताया तो अच्छा है, लेकिन सियासी मौसम खासा गर्म अब हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। कल भी दो ग्रुपों के दरमियान हाथापाई हुई, वो इंतखाबी निशान और वो जो क्या होते हैं पैराफ्लेक्स वगैरह लगा रहे थे कराची में, तो वो उन लड़कों का क्या हुआ, वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल लाए गए थे मिराज भाई, और इस वक्त बैलेट पेपर्स की छपाई भी खैर शुरू हो गई है, लेकिन बड़ा अब क्योटिक सिचुएशन भी नज़र आ रही है। अच्छा देखें, एक बात तो यह है कि अभी हम अगर गुज़िश्ता दिनों में जो बैठ के बात कर रहे थे कि बहुत कम टाइम रह गया इलेक्शन में और गहमा गहमी हमें नज़र नहीं आ रही है, अजीब अफसुर्दगी सी और सन्नाटा सा मतलब एक वो नॉर्मल सी बात है। अब थोड़ा सा जो है वो एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं। कल आसफा भुट्टो ने जो है वो 3-4 मुकामात के दौरे किए और जाहिर सी बात है थोड़ी सी एक्टिविटी और हलचल नज़र आई है। दूसरी जमातें भी आहिस्ता आहिस्ता जो है मैदान अमल में आई हैं और जब इलेक्शन होता है तो हमारा तो खैर खासा है कराची का कि कहीं ना कहीं झगड़े तो ज़रूर होते हैं। तो बहरहाल वो आपस में दो ग्रुपों में जो नौजवान थे वो जज्बाती थे, आपस में झगड़ गए। उसके बाद बहरहाल उसमें कुछ ज़ख्मी भी हुए, उनको तबी इमदाद फराम की गई अस्पताल में और वहाँ से उनको जो है वो डिस्चार्ज किया गया। लेकिन ये कि अब कुछ गहमा गहमी और एक्टिविटी नज़र आना शुरू हो गई, कॉर्नर मीटिंग्स शुरू हो गई हैं, मुख्तलिफ जो सियासी जमातें इस वक्त इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, उसमें जो भी है MQM पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो PTI भी है, तो आज़ाद उम्मीदवार भी काफ़ी बड़ी तादाद में हम इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन ऑफिसर्स जो हैं उनका अब वो खुलना शुरू हो रहे हैं तमाम उम्मीदवारों की तरफ से। तो अभी तो इलेक्शन तक तो वो सब आपको नज़र आएंगे अपने अपने हलकों के अंदर भी और लोगों के दरमियान भी, बात का कुछ नहीं पता। तो खैर बहरहाल चलें, ये भी एक प्रोसेस है। इस वक्त आसफा की हम फुटेज देख रहे हैं, फुल स्क्रीन पर ज़रा दिखाएँ शुजा। तो ये जो आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा हैं वो निकली हैं मैदान में और कल उन्होंने इब्राहिम हैदरी का दौरा किया, मलीर में उन्होंने दौरा किया, दाऊद चौरंगी, मेमनगोड। तो ये जो रिजेम्बलेंस आपको नज़र आ रही है मिराज भाई, अगर फुटेजेस देखें आप फुल स्क्रीन पर भी, तो कैसे आपका क्या कमेंट है, मिलती है बेनज़ीर में? स्टाइल वही है पूरा ना? बिल्कुल जी। देखें, एक तो वो कहते हैं कि बेटी जो है वो माँ की परछाई होती है, ये भी हमने सुना है। और थोड़ा सा इन्होंने गेटअप भी अच्छा खासा गेटअप जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो अपनाया हुआ है। स्टाइल वही है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खासा रहा है। तो अगर दूर से देखा जाए तो अचानक फील तो यही आती है कि बेनज़ीर भुट्टो। अच्छा, बख्तावर में इतनी रिजेम्बलेंस नहीं है, लोग ये कहते हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, फेस कट वगैरह, और आसफा का फेस कट वगैरह भी बेनज़ीर वाला है। जी हाँ बिल्कुल, आसफा भुट्टो जो है वो काफ़ी मुमासलत है उनकी अपनी वालदा की साथ, और स्टाइल भी उनका है। कोशिश कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और सिंध में तो वाकई काफ़ी सालों से इनकी हुकूमत रही है। गुज़श्ता 15 साल से ही सिंध में हुकूमत बनाते आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, और इस वक्त भी इनकी ये कोशिश है कि अगर पूरे पाकिस्तान में ना सही तो कम से कम सिंध में जो है इनकी हुकूमत है। और उसके हवाले से हमें एक्टिविटी भी नज़र आ रही है, क्योंकि जिस पार्टी ने हुकूमत में रहते हुए 15 बरस का अरसा गुजारा हो एक सूबे में और फिर पूरे मुल्क में भी, तो उसमें ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, नौकरियां दी गई होती हैं उनको, कुछ को फैसिलिटेट किया गया होता है, लेकिन बहरहाल आवाम को तो फैसिलिटेट नहीं किया गया। ये बात तो खैर कहना बेकार होगा कि उनको किया गया। सिंध में काम नहीं हुआ, जितने इससे ज़्यादा काम तो आवाम के लिए कोई काम खास नहीं हुआ, लेकिन जब इतना अरसा कोई पार्टी रहती है ना किसी सूबे में और उसके पास तमाम सीट्स भी हों, तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसी वर्किंग जरूर छोड़ के जाती है कि जिससे उसको आने वाले इलेक्शन में जो है काफ़ी मदद मिलती है। अच्छा, मुझे बार बार इस चीज़ से ज़रूर इख्तलाफ है कि देखिए हमारे यहाँ जितनी भी जमातें हैं, ख़ास कर मैं ये पीपल्स पार्टी के लिए नहीं कह रही, पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है, लेकिन नून लीग हो, MQM हो, चाहे कोई भी जमातें हों, किसी का भी फोकस आवाम को रिलीफ देकर वोट हासिल करना नहीं रहा। मकसद सिर्फ ये है कि अब वो तैनातियाँ मनपसंद लोगों की चलें आपने करवा दी हैं, एक सर्टेन तबके को आप फैसिलिटेट कर देते हैं, चलें ठीक है वो भी वोट देता होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ वोटिंग जब आवाम के मसाइल हल नहीं होते, आवाम के मसाइल जू के तू ही रहते हैं, मुझे ये
नज़र नहीं आ रहा अभी तक पॉलिटिक्स में चेंज आता हुआ महराज भाई के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और उस बुनियाद पर वोट मिले। आपको लगता है कि अगर आप मुझे सहूलत देंगे, मेरे घर के सामने सड़क साफ होगी, पानी आता होगा, गैस और बिजली के बिल नॉर्मल आते होंगे, सहूलियात होंगी, बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ मिलेगी, तो मैं आपको वोट क्यों नहीं दूंगी? ऐसा ही है बिल्कुल। ये पर्सपेक्टिव क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान पॉलिटिक्स के अंदर? मलेशिया में हम देख रहे हैं, हम जो है वो यूरोप में देख रहे हैं, यही पर्सपेक्टिव हमें नज़र आता है। टर्की में आप देखें, इवन बांग्लादेश में आप देखें कि यही पैटर्न है कि लोगों को फैसिलिटेट करने की बात होती है, करते हैं और फिर वोट भी लेने। कई दौर तक एक ही वज़ीर आज़म 2-2 3-3 लेगेसीज उनकी कंटिन्यू है, लेकिन पाकिस्तान में ना ये पर्सपेक्टिव है, ना वो नज़र आती है चीज़। हमारे यहाँ इसको हम बदनसीबी कह सकते हैं हमारी, कि जो भी पार्टीज आती हैं बरसों से उनका यही रहा है कि जब उस वक्त इलेक्शन होता है उस वक्त वो वाकई दौरा भी करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं। अब और उनको मुख्तलिफ वादे वईद भी होते हैं कि जी पेट्रोल पे आपको रेट कम कर देंगे, बिजली के रेट कम कर देंगे, सफाई होगी, सुथराई होगी, लेकिन ऐसा नज़र कुछ नहीं आता। तो वो बुलंदोबांग जब दावे होते हैं तो वो जब इलेक्ट हो जाते हैं लोग तो वो उसको भूल जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा सा एक और मामला भी है, हम बहैसियत आवाम हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हाँ। जो गुज़िश्ता 5 साल पहले वाले, ये जो लास्ट हमारे गुजरे हैं इसमें कोविड भी था, दीगर मसाइल भी थे, माशी तौर पे हम लोग बहुत कमज़ोर हुए, लोग बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हुए, सब कुछ रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि लोग वोट किसको दें, क्योंकि उनके पास अभी जो सामने हैं वही चेहरे हैं जो पहले ही इलेक्ट होते रहे हैं, पहले वादे करते रहे हैं, उन्होंने कभी वादे पूरे नहीं किए और अब भी वही लोग सामने हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है इस वक्त। कहते हैं ना कि यकीन करना जो है ना किसी पर भी, वो जो है ना मुश्किल है आवाम के और लिए। वही वाली बात है, कोई के ये वन साइडेड इलेक्शन नहीं होगा, वोट तकसीम होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त हमें, भरपूर तकसीम होते हुए नज़र आ रहे हैं वोट, क्योंकि जो सूरत हाल है मौजूदा जो सामने नज़र आ रही है हम सबको, उसमें कोई एक पार्टी जो है वो 2/3 अक्सरियत लेते हुए तो नज़र नहीं आती। तो बड़ा मिला जुला सा रुझान रहेगा। लेकिन अगर हम ख़ासतौर पे कराची की अगर बात करें तो कराची में देखें, MQ पाकिस्तान एक ऐसी जमात थी जिस पर लोग कभी जो है वो भरोसा किया करते थे कि उनके दौर में काम होगा, और कुछ हुआ भी था काफ़ी टाइम पहले। लेकिन उसके बाद जब उनको मतलब पार्टी को इलेक्शन में कामयाबी मिली, तो उसके बाद उसका जो आवाम को सहूलियात देने वाला जो वादा था और जो काम था, वो आहिस्ता वो बजट और इख्तियारात को लेकर और उन चीज़ों को लेकर बैठे रहे और रोते रहे, और उन्होंने भी फिर या तो आप इल्हाक नहीं रखते, आप अपोजिशन में आ जाते, आप कुछ ना कुछ करते, अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करते। बहरहाल आम इंतखाबात में असले की नुमाइश और जो है उस पर भी पाबंदी, साथ रखने पर भी असला पाबंदी लगा दी गई है। तो ये कब तक होगी? इलेक्शन तक रहेगी, लेकिन हमारे यहाँ वैसे कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र तो आता नहीं है। देखिए, जो अभी इनिशियली ये हुआ है कि होम डिपार्टमेंट की जानिब से 45 रोज़ के लिए पाबंदी जो है वो ठीक है लगाई गई है। इसमें किसी भी किस्म का आतिशी असला जो है अपने पास रखने और साथ लेकर चलने पर पाबंदी है। अच्छा, ये दफ़ा 144 का निफाज जब ही होता है जब कोई इवेंट आ रहा होता है। हाँ, बड़ा इवेंट जैसे मुहर्रम हराम में हैं, जुलूस वगैरह के मामलात होते हैं, 12 रबीउल अव्वल के मामलात होते हैं। इसी तरह अब ये इलेक्शन वाला मामला है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, तो वहाँ झगड़े का, फसाद का मामला जो है वो ज़्यादा होता है। और फिर ख़ास तौर पे पोलिंग स्टेशन हर इलाके में बनेंगे, तो वहाँ वोटर्स को डराने धमकाने का मामला भी सामने आता है। पिछली दफ़ा सब मतलब पहले जो इलेक्शन होते रहे उसमें मामला होते रहे, तो हर दफ़ा 144 जो है वो लगाई जाती है। इस दफ़ा भी लगाई इन्होंने, और इस पर सख्ती ये की गई है कि जो भी इस तरह असला लेकर चलता हुआ पाएगा उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई होगी, उसका असला जमा कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा भी कायम किया जाएगा। तो ये वो सख्तियाँ होती हैं जो इलेक्शन से पहले हुकूमत को करनी पड़ती हैं। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम में काबू होता है? अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि इससे स्ट्रीट क्राइम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी कल ही खबर आ गई कि रक्षा चोर जो गैंग है वो सरगर्म नज़र आ रहे हैं, रक्षा चोरी करके लेके जा रहे हैं। तो ये क्या है, कैसी पाबंदियाँ लगती हैं? भाई देखें, ये पाबंदियाँ होती हैं मेरे और आपके लिए, जो अमन पसंद शहरी हैं ना, उन लोगों के लिए मामला होते हैं। अब डाकू तो जब निकलता है तो वो वैसे ही उसके पास गैर कानूनी असला होता है, ठीक है, तो ना तो उसको पहले परमिट की ज़रूरत थी ना परमिट की ज़रूरत होती है, तो वो तो अपना काम करता रहता है। अब रक्षा गैंग कह लें, यहाँ तो ना मोटरसाइकिल छोड़ रहे हैं चोर, और ना कार छोड़ रहे हैं, ना रक्षा छोड़ रहे हैं, ना मोबाइल फ़ोन छोड़ रहे हैं। कोई चीज़ जो है डाकुओं के जो है शर से महफूज नहीं है। लेकिन हैरतनाक बात यह है कि
आज भी आप आईजी सिंध या पुलिस चीफ कराची से जब आप बैठेंगे बात करेंगे तो वो ये कहेंगे जी स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है। अच्छा, वो कमी नज़र नहीं आ रही है। और उस पर कल एक और बड़ा अच्छा मामला हुआ है। सीएम जो हमारे निगरां हैं मकबूल वाक़िआ साहब, उन्होंने डीजी रेंजर्स को और आईजी सिंध को ख़त लिखा है एक, और उसमें से पूछा कि भाई ये स्ट्रीट क्राइम की जो वाक़यात है बढ़ते जा रहे हैं, बदअमनी बढ़ती जा रही है, इस पर आप लोग खामोश क्यों हैं? तो अब एक खुला तजाद नज़र नहीं आ रहा इसमें कि एक तरफ जो है पुलिस अफसरान जो है वो कहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे कि सब ठीक है, और सीएम को ये फील हो रहा है, वो सोशल मीडिया और मीडिया देख रहे हैं कि भाई रोज़ाना जितने वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, सीपीएनसी की रिपोर्ट सामने है, तो उनको भी सवाल करने पर मजबूर कर दिया है इन्होंने। बहरहाल अल्लाह आगे बेहतर ही करे, लेकिन सूरत हाल अभी भी स्ट्रीट क्राइम के और जुराइम के हवाले से कराची में बेहतर नहीं है। 20 से ज़ायद अफराद इन 16 दिनों में कत्ल हुए, ठीक है, और कुछ जो इसमें ज़ाती नौइयत के मामला भी हैं, कुछ 6 ज़ाती नौइयत के मामला में मर्डर हुए। बाकी स्ट्रीट क्राइम में भी काफ़ी लोग इसमें मारे गए 16 दिन में इस नए साल के। बताएं आप कितना और क्रिटिकल। इस पर अगर पुलिस चीफ ये कहें और आईजी सिंध ये कहें कि भाई सब ठीक है और अमन अमान का दौरा है, तो कौन यकीन करेगा उनकी इस बात? नहीं है, क्योंकि रोज़ाना ही खबरें ही आ रही होती हैं हमारे सामने। आप ये देखें, चोरी की वारदातें हों, चाहे वो छीना छपटी की वारदातें हों, चोरी के हों, कुछ भी हो, वो सब चल ही रहा है। इसी हवाले से जो है ना वो ताजिर बरादरी भी खासी परेशान थी। आपने 16 दिनों का जिक्र किया, पिछले महीने में अगर चले जाएं तो एक बड़े ताजिर को मारा भी किया था, जिस पर हमने बात भी की थी। उस पर भी जो है वो ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी ने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना हमारे पास डेवलप जो है ना वो है फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अब खैर बहरहाल रेंजर्स मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो है ये हम देख रहे हैं कि फैसिलिटेट करने के लिए। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा, थोड़ा सा ताजिरों की भी सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी और उनको भी वो, क्योंकि जब भी यहाँ पर आते हैं बिजनेस कम्युनिटी से लोग या बिजनेसमैन, तो वो यही कह रहे होते हैं कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि हमें भी थ्रेट्स हैं और उनको प्राइवेट गार्ड्स वगैरह रखने पड़ते हैं। तो यकीनन इस शहर में मुश्किल तो है उनके लिए भी मूव करना। बिल्कुल मुश्किल है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, पिछले 2 महीने में नवंबर और दिसंबर का महीना बहुत भारी गुजरा है कराची के ताजिरों पर। इसमें हमने देखा जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते गए ना, तो कराची में जो एक भत्ताखोर नेटवर्क पहले गैंग वॉर के हवाले से या नामालूम अफराद जो भी थे, वो एकदम से एक्टिव होना शुरू हुए। जाफरानी साहब थे, शहजाद जाफरानी, उनका मर्डर हुआ टिम्बर मार्केट में, ओल्ड सिटी एरिया में, जो कि बिल्कुल लियारी के साथ ही एक चील चौक के साथ एक घास मंडी का एरिया है, जनाबाद, उसमें ये टिम्बर मार्केट है बहुत बड़ी जो कराची की जो है। तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है रोज़ाना करोड़ों का बिजनेस होता है। अब उसमें उनको भत्ते की पर्चियाँ आना शुरू हुई, कॉल आना शुरू हुई, उन्होंने पुलिस को इतला दी कई दफ़ा। उसके बाद अचानक जी मर्डर वाला वाक़या पेश आया, वो भी भत्ताखोरी का शाखसारा निकला। बहरहाल उसको कंट्रोल करने की कोशिश की पुलिस ने। अब रेंजर्स ने अगर ये अपना मॉनिटरिंग सेल बनाया तो ये ज़ाहिर सी बात है तो ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, तो वो कारोबार कैसे करेंगे, और वो कारोबार नहीं करेंगे तो उनके साथ जुड़े जो सैकड़ों और हज़ारों लोग हैं, उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा फैसला है कम से कम रेंजर्स के होते हुए या रेंजर्स के रहते हुए कि कुछ ऐसी सूरत तो होगी कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ उनको मिलेगा और वो अपना काम जो है नॉर्मल पहले भी देखा था कि जब क्योटिक सिचुएशन थी कराची में, शहर के अंदर जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम ही काम कर रहे थे, लेकिन साथ साथ रेंजर्स भी खासिया में एक्टिव उन दिनों नज़र आ रही थी। बहरहाल अभी तो क्या इलेक्शन में भी तैनात करेंगे रेंजर्स हल्का? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए तो पुलिस के साथ रेंजर्स का होना कराची में तो बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि रेंजर्स वाटर कनेक्शंस पर भी काम कर रही है, वाटर कॉर्पोरेशन के लिए भी काम कर रही है, पानी की चोरी भी पकड़ रही है, उसके साथ वो स्ट्रीट क्राइम वाले भी पकड़ रही है, दहशतगर्द भी पकड़ रही है। तो पुलिस का तो साथ दे रही है वो कराची में अमन अमान के लिए। और अब ठीक है, ताजिरों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी तो ज़ाहिर सी बात है हमें इलेक्शन में उनकी मदद हासिल करनी होगी, और उनकी मदद हासिल है पुलिस को भी और सूबे बिल्कुल को। ऐसे ही खासी तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जैसे भी हमने कहा कि अब वो एक्टिविटी होना नज़र आ रही है, जमातें एक्टिव हो गई हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी, तो वो कैंपेन्स जब रन कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा कहते हैं ना हम लोग स्लैंग में कि हड़ाउड़ी हो जाती होती है, तो वो इस वक्त कंट्रोल करने के लिए उनको वहाँ पर भी रखना। लेकिन इस सारी सिचुएशन का फ़ायदा जो है ना ये जो गैंग्स हैं मुख्तलिफ तरह के, रक्षा चोर और मोबाइल चोर, ये सब सरगर्म हो जाते हैं, उनको मौका मिल जाता है। ये जो माहौल होता है बड़ा साजगार होता है उनके लिए, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए भी ये माहौल साजगार होता है, क्योंकि जब सब जगह रश और लोगों का आना जाना एक्टिविटी शुरू होती है तो उनको भी मौके मिलते हैं। बस देखिए पुलिस को चाहिए एक कोई ऐसी अमली पॉलिसी बनाए जिस पर कोई बेहतरी बिल्कुल ऐसा ही है।
जी बिल्कुल। तो यकीन हम यहाँ पे कोई ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो और मज़ीद भी बात होगी और आपको जो है वो अपडेट भी देंगे ब्रेक के बाद। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब आज हम बात करेंगे कि हम जैसे भी पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के गैंग सरगर्म हैं, ख़ास तौर पर चोरी की वारदातें, डकैती की वारदातें। पुलिस जो है क्राइम की रोकथाम के हवाले से तो बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन आज आपको हमें इस हवाले से भी इन्फॉर्म करना है, बताना है, एजुकेट करना है कि सिंध पुलिस का एक ऐसा भी इदारा है कि जब शहर में होने वाले हादसात होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें जो लोग मर जाते हैं उनके लवाहिकीन को कंपनसेटरी कुछ अमाउंट भी दिया जाता है, उनको फैसिलिटेट भी किया जाता है और इस हवाले से एक जो है वो पूरा इदारा काम कर रहा है। लेकिन मैं भी नहीं जानती थी और भी बहुत सारे लोग यकीनन नहीं जानते होंगे, तो आज हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। सबसे पहले मिराज भाई की एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि ये इदारा है क्या, क्या करता है। उसके बाद हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद होंगे, उनका भी आपसे तारुफ करवाएंगे। पहले वो रिपोर्ट देखते हैं। कराची में बहुत से महकमा जात ऐसे भी हैं जिनके बारे में आम शहरियों को मालूमात नहीं और इसी बिना पर वो सरकार से मिलने वाली मराहत से मुस्तफीद नहीं हो पाते। सिंध पुलिस का महकमा एक्सीडेंट एनालाइज एंड रिसर्च सेंटर भी उन्हीं में से एक है, जहां न सिर्फ रिसर्च होती है बल्कि हादसात में जाबाग अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा भी फराहम किया जाता है। किसी भी सिंध बैंक में जाके प्रोफार्मा ले लें या हमारे पास से प्रोफार्मा ले लें, हम उसको एक्सपीडाइट करते हैं, हम उसको परसू करते रहते हैं ताकि उसकी माली मदद हो सके और वो काफ़ी तादाद में लोगों को हमने दिलवाए भी हैं और वो प्रोसेस जारी है। सिंध पुलिस एक्सीडेंट एनालाइज एंड रिसर्च सेंटर हुकाम के मुताबिक मुआवजे की रकम हासिल करने के लिए मुतवफ़ी का सिंध का शहरी होना और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने सिंध भर में अक्टूबर 2016 के बाद जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा 18 और उससे ज़्यादा हो, सिंध का शहरी हो तो और उसका रोड एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर इंतकाल हो जाए तो बिलाशक FIR भी ना हो, लेकिन उसकी बवजह डेथ जो है वो RTA में हो, रोड सर्टिफिकेट हो ज़रूर मेडिकल कि इसकी डेथ RTA के ज़रिए हुई है, तो उसको सरकार 1 लाख रुपया देती है। शहरियों की सहूलत के लिए स्पार्क डिपार्टमेंट की तफसीलात सिंध पुलिस की वेबसाइट पर मौजूद हैं। हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए उनसे रब्ता कर सकते हैं। कैमरामैन अब्दुल क़य्यूम शेख के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। तो आपने मिराज अख्तर साहब की रिपोर्ट देखी। एक तो मिराज भाई आपको तो इसका सहरा यकीनन जाता है कि ऐसी चीज़ें आप लोग हाईलाइट करते हैं, सामने लेकर आते हैं कि जो चीज़ें डिपार्टमेंट अच्छा भी कर रहा है, पुलिस हम बहुत सारी तनकीद करते हैं बैठकर, लेकिन इस तरह की स्टोरी जब आप लोग लेकर आते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प भी होती है। तो एक बैकअप की ज़रूरत होती है ना कि वो एक अच्छा काम करते हैं तो ज़रूर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमने मिराज साहब के उसमें पैकेज में भी देखा कि अली सुहाग साहब हमारे साथ, उसमें स्टोरी में भी आपने देखा कि आप वो बात कर रहे थे कि क्या तरीक़ाकार है। तो आप इंचार्ज स्पार्क हैं, वेलकम टू द शो अली सुहाग साहब। सिंध पुलिस एक्सीडेंट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर स्पार्क का पूरा नाम है और आपको समझ भी आ रहा होगा कि क्या करता है। तो सबसे पहले तो आपने वक्त दिया अली साहब, आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो इदारा है ये क्या काम कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, कब से ये हमें इफ़ेक्टिव नज़र आ रहा है लेकिन हम सबको मालूम नहीं है, तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। एक तो आपका चैनल की और आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें बुलाया और लोगों की आगाही के लिए ये जब ऐसे सेशंस होंगे तो मैं समझता हूँ हर आदमी की कंट्रीब्यूशन डाली जाएगी कि वो इदारा हो, एक इंडिविजुअल हो कि जहाँ कहीं उसने इस काज के लिए काम किया तो अल्लाह के यहाँ उसके लिए इनाम है। ये 2017 की अक्टूबर में इस्टेब्लिश हुआ और उसकी वजह भी ये थी कि पूरे सिंध भर में, लेकिन ख़ास तौर पर कराची शहर में ये जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी वजूहात क्या हैं, वो क्यों होते हैं। हम समझते हैं कि जी हादसा हुआ तो हादसे का मतलब है छोड़े अल्लाह की मर्ज़ी हुई, कोई नहीं, बस खैर है। हमने कहा कि नहीं, ये दुनिया भर में इसको कहते हैं रोड क्रैश, अब हादसा नहीं कहते। सही। क्रैश का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट मौजूद है, फिर वो रोड का फॉल्ट है विच इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग फॉल्ट है, कहीं एजुकेशन का फॉल्ट है कि लोगों को मालूमात नहीं, कहीं कोई इमरजेंसी रिस्पांस नहीं है। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। हमने उसको एनालाइज करना शुरू, पहले डेटा लिया, डेटा लेने के बाद उसको हमने एनालाइज किया, फिर प्रैक्टिकली हमने उसको जो है जाके विज़िट किया, उनकी तस्वीर बनाए, उसके मुशाहदात किए, फिर हमने कंसर्न क्वार्टर्स को लिखा कि जी ये जो रोड में डिज़ाइनिंग फॉल्ट है इसको आप रेक्टिफाई कर लें। सही।
मैं जब आपकी तरफ आ रहा था तो यू टर्न पे बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं। दुनिया भर में कहते हैं कि विजन क्लियर हो आपकी अगली गाड़ी का जब आप यू टर्न करेंगे, सही है। तो आपको नज़र नहीं आएगा कि जब तक आपकी गाड़ी बानट तक आगे नहीं आएगी तो आपको तो नज़र ही नहीं आएगा और कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। एक बात। दूसरी बात कि जब हमने डेटा लेके एनालाइज किया तो हम उसके प्रिवेंटिव मेयर्स के लिए भी लोगों के साथ जाते हैं, इदारों को लगते हैं जो कंसर्ट क्वार्टर्स हैं। साथ में हमारा जो टारगेटेड ऑडियंस है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, और हम तो मोहल्लों तक गए हैं ताकि ये जो एक ई है रिगार्डिंग दी एजुकेशन, मतलब मालूमात कि मैंने रोड पे बिहेव क्या करना है, मुझे जो एजुकेशन है कि हम समझते हैं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ मुझे सब आता है। दुनिया कहती है ऐसा नहीं है, चीज़ें चेंज हो गई हैं और उन चीज़ों को चेंज होने के लिए आपको आपका मालूमात का होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। और अब तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने भी, मेराज साहब ने भी बताया कि सिंध पुलिस की वेबसाइट पर ये तमाम प्रोसेस आप देख सकते हैं कि क्या होता है। लेकिन आप क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं और आसान अल्फाज में लोगों को बता देंगे, बहुत सारे लोगों के लिए वेबसाइट्स भी एक्सेसिबल नहीं है और जब कोई भी हादसे में चला जाता है तो उसको परेशानी में समझ नहीं आ रहा होता है कि हमें करना क्या है। तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर अली साहब के, किसी का अगर घर का फर्द रोड एक्सीडेंट में चला जाता है या मुतासर हो जाता है तो वो कैसे आप लोगों तक रुजू कर सकते हैं? शुक्रिया जी। असल में तो जब रोड एक्सीडेंट क्रैश हो जाता है और फैटलिटीज़ हो जाती हैं तो उस फैटलिटीज़ में जब कोई अल्लाह को प्यारा हो जाता है, एक तो सबसे गुजारिश है कि FIR ज़रूर लॉन्च करें। ये कंपनसेशन, ये पेचअप ये ना करें, ये पेपर पे आना चाहिए, कागज़ पे आना चाहिए ताकि हमें भी पता चले कि कहाँ कैसे हादसा हुआ और क्या फैटलिटीज़ हुई। बड़े बड़े मेजर एक्सीडेंट्स में 14-14, 16-16 लोग बेचारे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। फिर वहाँ के जो लॉर्ड्स हैं वो आपस में पेचअप करा रहे जी इस ड्राइवर की आपके साथ क्या गलती थी, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी थी, हादसा है, अल्लाह की रज़ा की खातिर आप माफ़ कर दें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप FIR कटवाएं। आपके तवज्जो से मैं बताना चाहता हूँ कि जो दियत है, दियत 67 लाख है, 67 लाख है कि अगर आप उसको परसू करेंगे, अगर वो गिल्टी हुआ तो आप दियत के तहत आपकी दियत 67 लाख रुपए ले सकते हैं अगर वो फॉल्ट पे हुआ तो। अब फॉल्ट पे होने का क्या मतलब है, हमारे यहाँ मोर देन 50% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंसेस नहीं है। तो अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी में कोई ऐसा ऐप हो जाए और आपकी जो है वो कोई जानी माली नुकसान हो जाए तो आपको ये कंपनसेशन नहीं मिलेगा बिकॉज राइट टू ड्राइव कि आप रोड पे नहीं आ सकते। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और जो कोई जानी माली नुकसान हुआ है तो बिलाशक FIR अगर नहीं भी है तो सिंध गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है कि वो 1 लाख रुपया थ्रू सिंध बैंक में एक प्रोफार्मा है, उनके पास भी है, हमारे पास भी है, हमारा लेयान है उनके साथ सिंध इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो सिंध फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वहाँ प्रोफार्मा भर लें, हमसे रब्ता कर लें, हम अपने नंबर दे देंगे, तो उनसे रब्ता कर लें, प्रोफार्मा भर के वहाँ जमा कराएं, हमारे पास जमा कराएं, हम एक्सपीडाइट करके उनको कंपनसेशन दें। ठीक है, तो कहाँ ये ऑफिस वगैरह कायम है ये भी बताइएगा, लेकिन पहले मैं क्विक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे वक्फा। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब बात हो रही है कि सिंध पुलिस एक्सीडेंट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर तो मौजूद है लेकिन हम सब इस बारे में नहीं जानते। मेराज भी आपने अच्छी स्टोरी की, कैसे आपको पता चला? और वाकई आप तो खुद क्राइम करते हैं, क्राइम हेड हैं, लेकिन इतनी चीज़ें हमारे सामने नज़र नहीं आ रही होती, लोगों को पता नहीं हो रहा होता, तो कितना ज़रूरी है इन चीज़ों को सामने लेकर आना। एंड हाउ यू डिग दैट स्टोरी? अच्छा देखें, हम तो खैर मुख्तलिफ जगहों पर जाते रहते हैं रिपोर्टिंग के लिए। तो DIG ट्रैफिक लाइसेंस ब्रांच हैं इरफान बलोच, अभी जिक्र ही कर रही थी मैं उनका। तो मैं एक लाइसेंस के हवाले से स्टोरी करने के लिए उनके पास गया। सही। तो हम ऐसे ही बैठे थोड़ा सा गपशप कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इतना काम कर रहे हैं, ख़वातीन के लिए इतना काम हो रहा है और मर्दों के लिए इतना काम हो रहा है, हम ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि एक ऐसा इदारा भी है हमारे पास जो इस चीज़ को एनालाइज करता है कि हादसा हुआ तो क्यों हुआ, उसकी वजूहत क्या थी, और फिर उनको कंपलसेट भी करता है। मैंने कहा ये क्या बात कर दी आपने? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता ये बात। कह रहे बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन ये ऐसा डिपार्टमेंट मौजूद है।
तो फिर मैं तो उनके पीछे लग गया। मैंने बोला तो मुझे बताएं भाई उसका इंचार्ज कौन है और मुझे लाइन अप करवा के दें, मैं वहाँ जाऊँगा और मैं उस पर रिपोर्ट करूँगा। सही, तो अच्छा उन्होंने फिर एक फ़ोन नंबर मुझे दिया और अली सुहाग साहब का, इनसे मेरी बात भी करवाई, इनसे फिर उन्होंने लाइन अप किया। फिर मैंने इनका एड्रेस लिया टावर के पास जो जहाँ ऑफिस बना हुआ है। पुलिस हेड ऑफिस है आई चंडीगढ़ रोड पे, बस उससे थोड़ा करीब ही एक पहले इन्वेस्टिगेशन पुलिस का एक ऑफिस होता था एसएसपी का, तो अब वहाँ पर एक क्राइम ब्रांच का ऑफिस है और उसके साथ ही इनका एक छोटा सा दफ्तर बना हुआ है, तो वहाँ पर ये काम करते हैं। फिर मैं वहाँ पहुँचा और इनसे मुलाकात हुई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम हम इस जदीद दौर में कुछ तो थोड़ा सा आगे बढ़े कि भाई लोगों की मदद के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं और एनालाइज भी कर रहे हैं कि हादसा की वजह क्या है। तो हादसा की बड़ी वजूहत सड़कों का ख़राब होना, एक तो खड्डे तो हम सब देखते ही हैं, लेकिन सड़कों की डिज़ाइनिंग और उनके अलाइनमेंट आउट होना, ये मुझे वहाँ जाके पता चला। बिल्कुल ऐसे, और ये प्रोटोकॉल्स भी फॉलो नहीं हो रहे होते ना कि कहाँ पर जो है स्पीड ब्रेकर है तो पहले से आप साइन लगाएं, यू टर्न है तो पहले से साइन हो, अगर जंप आ रहा है तो उसके लिए पहले से लगा दिया जाता है कि 500 मीटर अवे है, लेकिन हमारे यहाँ तो एकदम से लगाना पड़ता है कि ब्रेक ही जंप ही है। अच्छा, जो लोग एक्सीडेंट्स वगैरह जिनके हो जाते हैं, आपने जैसे बताया कि बैंक के थ्रू भी जा सकते हैं, अगर वो ऑफिस आ जाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है ना कि गम में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो कोई उनको बाय फेस डील कर ले, समझा दे तो उन्हें समझ आया था और वहाँ पे उनके मसले सुन ले, तो वहाँ पर आके भी कर सकते हैं जी, इसको वहाँ भी आते हैं। लेकिन हमारा एक मेरी ऑफिस का एक 2 बंदे हैं जो जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, जो जहाँ हादसा होता है और फैटल होता है, एक तो मैं खुद जाता हूँ अगर कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट्स होता है, एक तो उसकी वैसे ही एनालाइज करने और देखने, और साथ में फिर उसकी फैमिलीज़ को इंगेज करने के लिए हम वैसे ही बंदे रखे हुए हैं जो उनसे बात करके आते हैं, मेरा नंबर देते हैं, ऑफिस का एड्रेस देते हैं, प्रो फार्मा उनके पास होता है, बताया कि जी भर के दे दें। फिर वो सिंध बैंक का जो सिंध इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, उनका एक सुपरवाइज़र होता है जो हम ये डेटा उठा के उसको देते हैं कि वो जो विक्टिम फैमिलीज़ है उसको कोई परेशानी ना हो, कि वो उसको परसू करता है। सही, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि जहाँ कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई आपसे पैसे मांगे, कोई और चीज़, तो इन नंबरों पे हमें फ़ौरन बताएं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसे ही उसका नुकसान हो गया है, ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और ख़ास तौर पर एक अली साहब, अभी आपने बताया कि आप खुद भी जाते हैं, देखते हैं। अभी मूसा कॉलोनी में एक वाकया पेश आया था, वो वहाँ तो नहीं आया था लेकिन कहीं और ये इंसिडेंट हुआ था कि एक बड़े ट्रॉलर ने जो है वो टक्कर मारी थी और उसमें बल्दे टाउन में हुआ था ना, बल्दे टाउन में, और वहाँ पर उनकी 2 ख़वातीन हुई थी और एक उनका बेटा, बाइक राइडर्स थे और वो मूसा कॉलोनी के निकले थे, उनकी शनाख्त हुई थी। तो वो क्या है, उन लोगों के पास जाना हुआ या उस तरह, क्योंकि एक ही फैमिली के 3 लोग चले गए, ऐसे कितने वाकयात होते हैं कि एक फैमिली से कई लोग चले जाते हैं और पीछे उनका कोई देखने वाला भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छी बात की। हम क्या करते हैं कि ये सब मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें अल्लाह की देन है कि अल्लाह आपको आमद करवाता है, अल्लाह ताला आपके जहन में या दिल में डालता है कि यार ये भी ज़रिया है किसी की मदद करने का। या उसको हमने क्या किया है कि जिस घर में कोई मर्द नहीं बचा, तो वो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी जो कि अकेली हो गई है या उसके साथ बच्चे हैं, हमने कोशिश की है कि उसको हम स्किल्ड करना शुरू करें। स्किल्ड, एक तो ये जो पैसे मिलते हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन स्किल्ड हमने उससे पूछा कि बेटा आप कौन सा कोर्स करना चाह रही हैं, आप तो हाउस वाइफ थी, तो वो कहती है भाई मैं जो कहेंगे। तो मैंने कहा आप बेकिंग कोर्स कर लें, ब्यूटिशियन का कोर्स कर लें, स्टिचिंग का कोर्स कर लें, और अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो हम आपको फिर जो इसी शहर में ऐसे बहुत सारे इदारे, उनको हम गुजारिश करते हैं कि आप इनको फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग दें ताकि उसके घर का चूल्हा चलता रहे। एक तो उसको जो 1 लाख रुपए मिला वो तो 1 लाख रुपए में कुछ नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं कि स्किल्ड होना ज़रूरी है, मदद करना नहीं, स्किल्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि पीछे कोई है नहीं कमाने वाला। तो हम इस पर मुतवातर कंटिन्यूटी के साथ ये काम करते रहते हैं। ये तो वाकई बड़ा अच्छा काम है। एक और एक्सपेक्ट हमें नज़र आया कि अगर सिर्फ पैसे देना ही नहीं, मुकम्मल सपोर्ट चाहिए होती है, और आपको वही वाली बात है कि उनको आपको बैक टू लाइफ लाना होता है, तो उसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। तो आप जाते जाते कहना चाहते हैं, वक्त बहुत कलील रह गया अली साहब। मैं आपके तवज्जुह से लोगों से गुजारिश करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नुकसान बहुत हो चुका है, और ख़ास तौर पर 16 साल से 28 साल तक के लड़के, यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो माओ का ख्वाब थे, किसी ने इंजीनियर बनना था, किसी ने डॉक्टर बनना था, किसी ने अपनी बहनों, अपनी माँ के लिए, बहनों माओ के बड़े ख्वाब होंगे उस बच्चे के लिए,
लेकिन मामूली गफलत वाला लापरवाही से वो जहाँ तो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है या बेचारा अपाहज हो जाता है, तो वो भी एक वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा हो जाता है, जहनी भी, जिस्मानी भी और फाइनेंशियली भी। अंडर एज हैं तो गाड़ियाँ ना चलाएं। अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप हेलमेट पहने। हेलमेट पहने इस शर्त पे कि आपके बैक व्यू मिरर्स लगे हुए हों, जो साइड वाले दिखे आपको पीछे आपको दिखे। अगर आपको नहीं दिखेगा और आपने हेलमेट पहनेंगे तो आपकी गर्दन लाक हो जाती है, आपको रियर व्यू नज़र नहीं आता। प्लीज़। बिल्कुल है। दूसरा, हेलमेट महंगा लें, मोबाइल बला शक सस्ता लें। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जो है ना एक अहम मैसेज है यकीनन कि वाकई अगर हम इस पे सोचें तो आपकी ज़िंदगी दाव पे लगी होती है। और कितने इंसिडेंट्स, अभी परसों मैंने खबर दिए कि 15 घंटों के अंदर मैंने क्या दिए, मतलब हमारे चैनल पे ही चली थी और मेरे ख्याल से राज भाई और इन लोगों की टीम ने ही दी होगी कि 15 घंटों के अंदर ऐसे वाक़यात हुए थे जिसमें 7 से 8 अफराद जो है वो जाम बहक हो गए थे। तो और वो सब मोटरसाइकिल सवार थे, उसमें जब मैंने खबर देखा तो मोस्टली वही थे। तो आप अपनी हिफाजत खुद सबसे पहले करें एंड देन फिर हम दूसरे को देखते हैं क्या वजह थी क्या नहीं थी। बहरहाल खुद अपनी हिफाजत करें और एहतियात करें। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। इरफान अली साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक सिटी एट 10 में आपको एक बार कहते हैं खुश आमदीद। और जैसे कि आज की हमारी स्टोरी एक और ये भी थी कि हमने कल ये देखा कि खासा एहतजाज किया गया था तलबा तालिबात की जानिब से और ये कहा गया था कि जो 60% तक लोग हैं उनको फेल कर दिया गया। इस हवाले से प्रोटेस्ट किया गया। क्या मामला रहा, आयमा हमारी नुमाइंदा है जिन्होंने कल ओवरऑल इस स्टोरी को कवर किया, तो आयमा की ही ज़बानी सुन लेते हैं शॉर्टली कि क्या हुआ था। तो आयमा, ये जो इशू है काफ़ी ज़्यादा हमने कल भी इसको हाइप देखी और वाकई मुझे भी इसलिए तशवीश हुई मुझे कि एक 60% लोगों को फेल कर दिया गया। 60% बहुत बड़ा मार्जिन है। जो बच्चे हमारे जो है 60% बच्चे फेल हो गए और कम, और जो पास भी हुए उनका भी पासिंग रेशो कोई इतना अच्छा नहीं हम देख रहे। मतलब जो पासिंग रेशो है वो बहुत ही कोई कम नंबरों से जो है बच्चों को पास किया गया। और आप देखें तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब कराची में काफ़ी 80-90% आप देखें 80-90% बच्चों की परसेंटेज थी और उन बच्चों को जो है वो फेल कर दिया गया और उनके 2-2, 3-3 पेपर्स में सप्ली है। ये एक तशवीशनाक बात है। और आप ये सोचें कि इसका इफेक्ट सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा है इनको। हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो परसेंटेज हमारी आती है उससे जो है वो थोड़ी सी 1-2% गिर के हमारी सेकंड ईयर में परसेंटेज बनती है। तो उसके बाद अब आप देखें कि इस तरह से जब परसेंटेज अभी फर्स्ट ईयर में उनकी इतनी कम आई है तो वो फिर आगे प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे लेंगे। ओवरऑल वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है ना बढ़ गया है सिस्टम। आप देखें कि किस मेरिट सिस्टम वैसे ही हमारा इतना हाई पे जा रहा है। तो बच्चे फिर नेक्स्ट वो इस वालिदैन जो है वो ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं कि यार हम अपने बच्चों को अब नेक्स्ट एडमिशन कैसे दिलवाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मेरिट तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप एनएडी की बात कर लें तो एनएडी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस पर तशवीश का इजहार किया है कि इस दफ़ा जो हमारे एडमिशन फॉर्म्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे इस बैच के, क्योंकि ये बैच आप देखें तो ओवरऑल जो है 60% बहुत ज़्यादा मार्जिन है जो फेल होने वाले बच्चे हैं। अच्छा, उनका तो यकीनन इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। आयमा, अपने मेहमानों का तारुफ भी करवा लेते हैं। मेरे साथ चेयरमैन स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन नदीम मिर्जा साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, वेलकम टू द शो। साथ साथ एजाज हुसैन साहब भी मौजूद हैं। आप पेरेंट हैं और रिप्रेजेंट करेंगे तमाम ही पेरेंट्स को। आपको भी वेलकम करते हैं सर शो के अंदर। तो नदीम साहब, एक यकीनन ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये क्योटिक इशू है और वाकई जैसे अभी आयमा ने भी कहा कि आपका पूरा फ्यूचर दाव पे लग जाता है। और ये दो कोर हम कहते हैं ना कि 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर तुमने पढ़ लिया, अच्छे मार्क्स ले लिए तो ज़िंदगी बन जाती है। तो ये तो वाकई बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। क्या मामला है, कैसे इसको एड्रेस कर रहे हैं, कैटर कर रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आपने इस इशू को हाईलाइट किया। 3,97,000 बच्चों ने नवी के और 3 लाख से मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए थे। 1,84,000 या 85,000 बच्चों ने 9th का एग्ज़ाम दिया था। सबसे पहले 9th का रिज़ल्ट आया। 9th के रिज़ल्ट में 45% बच्चे फेल हो गए। अचानक शोर शराबा मच गया। हमने उसके ऊपर हाईलाइट किया, उसको फौरी तौर पर 4 घंटे के अंदर इस इशू को उठाया। 2 दिन के बाद जो है वो इंटर फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ गया। फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट में 66% बच्चे फेल कर गए। 60 नहीं, 66%। अच्छा, उसमें से बहुत सारे बच्चे वो थे कि जिन्होंने 90% से, 80% से, 85% से मैट्रिक किया था। अब ये तो चले 9th का समझ में आया कि भाई 8वीं तक नहीं पढ़ाया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये जो मैट्रिक बोर्ड उनको 90% पे पास कर रहा है उसकी 24% कैसे परसेंट आ जाएगी। अच्छा, जो पास भी हुए उनका
अब साजिश क्या है, कहानी क्या है? कहानी ये है कि MD-CAT का, मेडिकल का या इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने के लिए मिनिमम क्वालिफाइड का परसेंटेज है 60। अगर आप 60% नहीं है अगर आपके, तो आप उसका एग्ज़ाम देने के अहल ही नहीं। तो ज़ाहिर है अब इस 42, 43 जो पास हुए हैं, मैं फेल हुए बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। मीडिया पर एक आ रही है कि ये फेल होने वाले बच्चों का मुजाहरा, फेल होने वाले बच्चों का मुजाहरा नहीं है, ये सब बच्चों का मुजाहरा है कि जो पास भी हुए हैं वो खैराती नंबरों से पास हुए हैं, उनके भी अच्छे स्कोर्स नहीं आए। नहीं आए। अच्छा, अब सूरत हाल ये है इस वक्त के, अब जब आप पहले ये होता था कि आज से 10-12 साल पहले, एग्जैक्ट सन मुझे याद नहीं है, कि कराची की यूनिवर्सिटीज़ में आउट ऑफ कराची के लोगों को एडमिशन नहीं मिलता था। फिर ये हुआ कि सबको एडमिशन मिलेगा, एग्ज़ाम नहीं। अब मुकाबले का एग्ज़ाम देने के बाद आपने देखा होगा अभी MD-CAT के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा हुआ कि भाई नकल हुई, पेपर आउट हुआ, ये हुआ वो। तो अब कराची का ये बात लिख लें और तय हो गई है कि कराची का अब कोई बच्चा भी मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकता, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, कराची बोर्ड का एग्ज़ाम देने। अब उसके बाद जब इन्होंने ये सब कुछ किया और जब शोर शराबा हुआ, बच्चों ने खुदकुशियाँ की, बच्चों ने ट्रामा में चले गए, वालिदैन सख्ते में आ गए, क्योंकि हम अपना खून चुसवा कर प्राइवेट तालीम लेते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल, बहुत मुश्किल है आजकल। हम पहले एक यूनिफॉर्म होता है, 7-7 यूनिफॉर्म खरीदते हैं, कापियाँ खरीदते हैं, महंगी किताबें खरीदते हैं, हर चीज़। उसके बाद भी अगर हमारा बच्चा जब 9th का एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा और वो फेल हो जाए, तो बच्चों में तालीम हासिल करने का रुझान तो ज़ीरो हो जाएगा, कि कितना भी पढ़ लो कुछ भी नहीं होगा। एक फैक्टर इसका ये है। अच्छा, अब मुतालबा किया कि साहब आप ये नताइज मनसूख करें, क्योंकि ये पेपर चेक ही नहीं किया। अब जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया वो 9 महीने के बाद आया, 9 महीने एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आया है ये। अच्छा, जब रिजल्ट आता तो पहले से बोर्ड अनाउंस करता उसमें भी ये 67% बच्चे फेल हैं 9 महीने बाद वाले में। अच्छा, 9 महीने के बाद आया और उन्होंने जो ये कहा कि भाई हम बोर्ड ने हमेशा अनाउंस करता है कि फला तारीख को हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे, नहीं किया। अचानक रिजल्ट अनाउंस कर दिया। मार्कशीट आती है 15 दिन बाद, अगले दिन मार्कशीट आ गई, स्कूटनी फॉर्म आता है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी थी कि कहा ये जा रहा था, आयमा मैं फिर आपकी तरफ भी बढ़ती हूँ, कि ये कहा जा रहा था कि ये जल्दी आया है रिजल्ट, तो नहीं। जल्दबाजी में ऐसा कर दिया गई, क्या खबर है? जल्दी नहीं आया रिजल्ट, जो है काफी ताखीर से आया, क्योंकि वो जो इंटर बोर्ड है उसमें चेयरमैन ही नहीं थे, इंटर बोर्ड में चेयरमैन नहीं थे। अचानक से वजीर आला सिंध की जानिब से ये फैसला हुआ कि कमिश्नर कराची को चेयरमैन तैनात कर 8 बोर्ड है पाकिस्तान में, एक मैट्रिक बोर्ड का चेयरमैन मौजूद है, वो भी रिटायर होने वाले हैं। बाकी 7 बोर्डों में चेयरमैन नहीं है, कमिश्नर्स को चेयरमैन बना दिया। कमिश्नर को जो है वो चेयरमैन लगा दिया गया। तो जब उनको चेयरमैन का ओहदा दिया गया तो काफ़ी बच्चों में ये था कि बहुत टाइम हो गया यार, रिजल्ट नहीं आ रहा, सब में एक क्यूरियोसिटी थी कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा हमारा। तो उन्होंने प्रेशर में आके ये कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में आके जो है ना वो रिजल्ट अनाउंस किया, और जो चेकिंग थी वो बिल्कुल भी, मार्किंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, चेकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है, इस दफा चेकिंग हुई नहीं है, कह लें इस तरह से। क्योंकि आप देखें ना कि बहुत बड़ा मार्जिन बच्चों का, एक बच्चा जो पूरा साल पेपर देता है, इम्तिहान के लिए तैयारी करता है, पढ़ता है, और फिर उसके बाद वो उस पेपर देने के बाद बच्चों को इंतजार होता है यार हमारा रिजल्ट प्रोसेस में कल के बाद डाला गया है कि नहीं डाला गया है? स्क्रूटनी का प्रोसेस डाला गया है, 2 जो है सेल्स भी बना दिए गए हैं बोर्ड ऑफिस में, लेकिन आप वही देखें ना कि कितने बच्चे स्क्रूटनी कराएंगे। अब बच्चे यकीनन एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में चले गए होंगे। एजाज हुसैन साहब, आप भी फादर हैं और आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो इस वक्त बच्चों का क्या जो है सिचुएशन है और आप क्या मुतालबा लेकर आए हैं? कल तो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन ज़ाहिर है वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जैसे नदीम साहब ने भी बोला कि पूरी ज़ाहिर लोगों की एफर्ट्स है, लाइफ दाव पे लग जाती हैं। एक्चुअली बच्चे मेरे 2 बच्चे हैं जो इस ट्रॉमा से गुजरे, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस वक्त तो ये हाईलाइट हो गया ये इशू, क्योंकि शायद सोशल मीडिया का ज़माना है और अब के बच्चे ज़्यादा बहादुर हैं कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, रोड पे आ गए। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये सालों से चल रहा है, ये डिकेड से चल रहा है। मैं आपको बताऊं, होता ये था कि पहले क्योंकि परसेंटेज ज़रा कम रखी जाती थी, डेलिबरेटली कम रखी जाती थी, तो वो हाईलाइट नहीं हो पाती थी। मेरी बेटी 3 साल पहले उसने एग्ज़ाम दिया और वो A ग्रेडर थी, और थ्रू आउट उसका अगर आप उसका कैरियर वो देखें तो वो बहुत अच्छी स्पीकर है, वो जाके प्रेजेंटेशन करती है, इतनी अच्छी मतलब पढ़ने वाली। अचानक उसका A ग्रेड से मैट्रिक में A ग्रेड और इंटर में D ग्रेड, इतना डिफरेंस, वो जस्ट पास हुई है, बड़ी मुश्किल से पास हुई है। तो वो तो मतलब उसको लग रहा था वो भी खुदकशी कर लेगी। उसको हमने बहुत समझाया और बहुत बकअप किया, हौसला दिया हमने बहुत,
कि बेटा ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन क्योंकि परसेंटेज कम थी उसकी तो इसलिए हाईलाइट नहीं हो सका। बेटी के टाइम पे कोरोना था तो वो उसमें दब गया। बेटी के टाइम पे भी हुआ था, 3 साल पहले की बता रहा हूँ आपको, 2.5 साल पहले की। अच्छा रमशा, इनके बाद एक मिनट, अच्छा उसमें जो है ना वही बेटी मेरी, अब मैं उसको प्राइवेट में, मैंने उसको BBA में कराया, उसकी 3 और 3+ GPA बन रही है। तो अगर वो बच्ची मेरी नालायक थी तो अब दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके वो कैसे ज़हीन हो गई अचानक, सही। ठीक है। और थ्रू आउट कैरियर में वो ज़हीन थी, सिर्फ इंटर के एग्जाम में आके वो डफर हो गई, D ग्रेड लेके आई। चलो वो हो गया, हमने सब्र किया। अब मेरा बेटा 82% थी उसकी मैट्रिक के अंदर और ब्रिलियंट है, मतलब वो हर लिहाज से अच्छा बोलने वाला, अच्छा पढ़ने वाला। नकल तो हमारी फैमिली में है ही नहीं, हमारे रूट्स में नहीं है। अचानक उसको 2 पेपर्स में फेल ही हो गया। हाँ, और जिन पेपर्स में वो पास हुआ है वो जस्ट पास हुआ है, खैराती नंबर देके जैसे। वो तो मेरा ख्याल है कि वो उसमें भी फेल ही कर दे उसको, लेकिन इतना उन्होंने कहा कि चलो इतने थोड़े नंबर दे दो। और आप यकीन करें कि केमिस्ट्री में उसके सिर्फ 5 नंबर आए, 20 नंबर टोटल आए। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल में 15 आउट ऑफ 15 मिल गया उसको, लेकिन बाकी में उसको सिर्फ 5 नंबर मिला। वो हमसे सवाल करते हैं कि मम्मा बाबा मैं क्या इतना डफर हूँ कि मैं 5 नंबर तो MCQs के मिल जाते हैं, MCQs ही इतना बड़ा होता है, लेकिन MCQs भी नहीं कर सका। अच्छा, आपके सोशल मीडिया पे आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, ग्रुप्स में भी चल रही है, मैंने भी देखी है, कि वो कोई साहब बैठे हुए हैं, वो बस यूं पेपर पलटते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं, पेपर पलट रहे हैं, कट कर रहे हैं, और 2 नंबर को यूं कट किया। इस तरह तो अगर पेपर चेक हो, उनको पर कॉपी पैसे मिलते हैं, उनके ऊपर ना कोई चेक एंड बैलेंस है। ये सारा का सारा मेरा जो मानना है एज ए पेरेंट, और जो हम सारे पेरेंट्स का, हम लोगों का यह मानना है, यहाँ बहुत मायूसी फैल गई है कराची के अंदर लोगों के अंदर। मेरे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। बच्चे क्या चाहते हैं और अब आप लोग क्या चाह रहे हैं इस चीज़ को? हमें जो है ना इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। हमें अब ये नहीं लगता, मैं सच बताऊं, बेशुमार पेरेंट्स से मैं मिलता हूं हमारे फैमिली में, मोहल्ले में, वो दे वांट टू मूव अब्रॉड। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। अरे बाहर जाने के लिए भी तो अच्छी परसेंटेज, डिग्री, सब कुछ चाहिए। वो चाहते हैं कि बाहर जाके हम जो है रेड़ा लगा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। जो मेरिट है हमारी वो वहाँ अप्रिशिएट की जाती है, यहाँ तो आपकी मेरिट। अच्छा, इसके पीछे भी जो हमने जो मेरा एनालिसिस ये है कि इसके पीछे ना एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी ये है कि जी यूनिवर्सिटी है 4 या 5, स्टूडेंट है हज़ारों में, तो वो क्या करते हैं कि एक पूरे स्लैब को कट कर देते हैं। और एक तो परसेंटेजेस यूनिवर्सिटीज़ की इतनी हाई रखी है, 97-98% आप लेके आएंगे तो आपको अब क्या आइंस्टाइन आके पढ़ेगा, मतलब आइंस्टाइन का ब्रेन होगा किसी के पास, तो वो 97-98% बच्चे कर भी रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा मेजॉरिटी को कट कर देते हैं ये लोग। सही आप कह रहे हैं। मुझे भी वक्फे की तरफ बढ़ना है। नदीम साहब क्या कहना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और किस तरह से मसला हल होता है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? स्क्रूटनी को हमने मुस्तरद कर दिया है। 5 लाख बच्चों का मसला है, 1 लाख के करीब फर्स्ट ईयर के हैं, 4 लाख के करीब मैट्रिक के हैं। हम स्क्रूटनी को नहीं मानते। हमारे 3 मुतालबात हैं कि नताइज को मनसूख किया जाए। एक गैर जानिबदार तालीमी माहिरीन की कमेटी जिसमें पेरेंट्स भी शामिल हो बनाई जाए, वो इन पेपरों की अपनी निगरानी में जांच करवाए। और नंबर 3, जिन लोगों ने ये वारदात की है, मैं इसको वारदात का लफ्ज़ दूँगा, उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, ये छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। पूरी एजुकेशन का एक पूरी जो अब आइंदा ये बता रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि ये बहुत दिनों से हो रहा था, लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल जो है ना ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा इन 5 लाख बच्चों को बिल्कुल आपने तबाह बर्बाद कर दिया। मसला ये है कि हमें सेंसिटिविटी का या सेंसिटिव इश्यूज का अंदाजा ही नहीं होता है कि क्या हो गया है। कमिश्नर कराची जो चेयरमैन बोर्ड हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हम वहाँ मुजाहरे पर बैठे हुए। आज हमारा मुजाहरे का 5वां रोज़ है। हम 4 रोज़ से वहाँ बैठे हुए थे और हमें कहा जा रहा है और हम बैठेंगे, हमें 50 रोज भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। होना चाहिए, हम सब आपके साथ हैं, पेरेंट्स के साथ भी हैं, बच्चों के साथ भी हैं, और तमाम एसोसिएशंस के साथ भी हैं। ये कोई छोटा मामला नहीं है। आई एम वेरी क्विकली बेटा कि किसी ने रिस्पांस दिया, चेयरमैन बोर्ड हो या जो है एजुकेशन मिनिस्टर हो, किसी की तरफ से कल एहतजाज हुआ, 5 रोज हो गए, कोई चीज सामने आई है या नहीं हो रहा? मैं अभी नदीम साहब से यही डिस्कस कर रही थी कि 5 रोज हो गए यार, कोई तो आओ ना, कोई तो वजीर तालीम अपना कोई मौक़िफ़ दे, या चेयरमैन बोर्ड। हमने ट्राई किया उनसे रब्ता करने के लिए, लेकिन इवन के DG कॉलेज भी कोई इस पे रिस्पॉन्स देने को तैयार नहीं है, कोई इस पे बात करने कोई तैयार नहीं हो रहा कि इतना बड़ा मेजर इशू है, बच्चों का फ्यूचर दाव पे लग रहा है, तो आप लोग कोई रिस्पॉन्स दो। कल
आई थी असिस्टेंट कमिश्नर, थोड़े से जो है वो मुजाहरे में आई थी, तो थोड़े से वो दिलासे देके गई कि हम स्क्रूटनी करवा लेंगे, हम कमेटी बना रहे हैं। कमेटी बनाएं, लेकिन आप पेरेंट्स को तो इन्वॉल्व करें ना, जिनके बच्चों का इशू है। फिर वही होगा कि आप अपने लोगों से चेकिंग करवा लेंगे और वो जो है मेरे ख्याल से इसमें मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व होना चाहिए, चेयरमैन को इन्वॉल्व होना चाहिए। और हमारा भी मकसद यही था यहाँ पर बात करने का कि खुदारा इन चीज़ों को सीरियस ले लें। ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये 4-5 लोग या 10, 12, 15 बच्चों का एहतजाज नहीं है, ये पूरे फ्यूचर्स दाव पे लगे हुए हैं। और हम यहाँ पर बैठकर बहुत सारी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस और जो है मेंटल इश्यूज को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन ये रूट कॉजेज हैं जो इन चीज़ों को ट्रिगर करती हैं। और जब ये बच्चे आगे जाके सोसाइटी में इंडल्ज होंगे तो आप समझते हैं कि सोसाइटी को कुछ वापस दे सकेंगे? ये इस स्टेट में भी होंगे और उनको वापस लाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, ये इस चीज़ों का लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। बहरहाल खुदारा आप सीरियस ले लें, आप ओहदों पर बराजमान तो हैं, लेकिन उनका हक भी अदा कीजिए। इट इज़ वेरी पेनफुल, और ये अगर बच्चों के साथ होगा तो यकीनन बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। और मुझे भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तशवीश हुई। अल्लाह ताला आप लोगों का जो मसाइल है उनको हल करवाए और सॉल्यूशंस की तरफ आप लोग जाते हुए नजर आए। एहतजाज आपका रंग लेकर आए, प्राइवेट बोर्ड्स की तरफ धकेला जा रहा है। बस अल्लाह ताला जो है वो हम लोगों को इन चीज़ों से बचा लें, इन कंट्रोवर्सी से। और आप लोग जो जद्दोजहद कर रहे हैं जारी रखें विद द फुल पावर एंड स्ट्रेंथ। हम आपके साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आयमा, आपका भी, आप दोनों के भी वक्त का, नदीम साहब और आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में आपको कहा था कि शो में आगे चलकर आपको स्टोरी ज़रूर देंगे और उस बारे में भी बताएंगे कि जो हमने कल एक स्टोरी देखी थी और इसे भी हमारे रिपोर्टर ने कवर किया था, वो स्टोरी सामने लेकर आए थे। यूट्यूब चैनल के मालिक ने एक डॉक्टर हैं और क्लिनिक है, उनको झांसे में लेने की कोशिश की, उनसे पैसों का मुतालबा किया, ब्लैकमेल किया उनको। और ये कंटिन्यूटी में ये सिलसिले जारी हैं। रिपोर्ट बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन जाहिर है हम भी मीडिया और सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत सारे लोगों की ऐसी चीज़ें सामने आ रही होती हैं। तो इस चीज़ को यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए प्रोजेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुदारा बेवकूफ़ ना बने। लेकिन सबसे पहले जवाद आसिफ और हमारे साथ हमारे जो नुमाइंदा हैं जवाद, वो भी मौजूद हैं और मोहसिन भी मौजूद हैं। मोहसिन को तो आप सब जानते ही हैं, आप खुद यूट्यूबर भी हैं, रिपोर्टर भी हैं, जर्नलिस्ट हैं, चलते फिरते के नाम से अपना चैनल भी रन कर रहे हैं, खासा मकबूल भी है। आप दोनों को वेलकम और खुशामदीद के साथ साथ जवाब, सबसे पहले तो बेटा ये बताओ कि स्टोरी क्या थी, ये हुआ क्या मामला? अच्छा, स्टोरी ये हुई कि थाना अजीज़ भट्टी में एक FIR दर्ज करवाई आरिफ सोलंगी ने कि उन्हें जो एक यूट्यूबर हैं और रिपोर्टर हैं वसीम अब्बास हाशमी, सही, वो उन्हें धमकाते हैं और उनसे पैसे भी वसूल किए हैं, जिस पर फिर पुलिस ने कार्रवाई की, गिरफ्तार भी किया और यूट्यूब चैनल के मालिक मुजम्मिल शेख मोंगा और रिपोर्टर वसीम अब्बास हाशमी को। ठीक है। अच्छा, फिर ये केस गया अदालत। इस चैनल का नाम क्या है, यूट्यूब चैनल? बका न्यूज़। बका न्यूज़ के नाम से चला रहे थे। फिर ये केस अदालत गया। अब चूंकि ये इसमें जो एक्ट शामिल की गई थी वो सेक्शन 7 थी, जो कि एंटी टेररिज्म एक्ट है, तो ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गया। वहाँ पर फिर समाअत हुई है, फिर गवाह मतलब पेश हुए। इस तरीके से जब इन पर जुर्म साबित हो गया तो फिर अदालत ने इन्हें अब 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया है। और अदालत ने अपने हुक्मनामे में जो जारी किया उन्होंने, जो हमारे पास कल चल रहा था 24 न्यूज़ पे, उसमें ये भी कहा है कि अगर ये नहीं दे सके जुर्माना तो इन्हें मज़ीद 6 महीने जो है वो कैद में रखा जाएगा। अच्छा, मुद्दई मुकदमे ने इसमें ये भी बताया कि इन्होंने उसके क्लिनिक आए, अपना कैमरामैन और माइक लेकर इन्हें धमकाया, इनकी वीडियोस बनाई, कहा कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको यूँ बेनकाब कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे। क्या ऐसा बना लिया था इन्होंने? वही मुद्दई मुकदमा कहते हैं कि इन्होंने बस एक ब्लैक मेलिंग करने की कोशिश की कि आप जाली हकीम है, क्योंकि वो हकीम थे। अच्छा। इस तरीके से तो उन्होंने कहा मैं तो सच्चा हूँ, तो वो पुलिस के पास चले गए, उन्होंने कंप्लेन कर दी, FIR दर्ज करवा दी। इनसे कहा कि आप 3 लाख रुपए दें। फिर इन्हें अपने ऑफिस बुलाकर जो है वो 1.5 लाख रुपए दिए इन्होंने और दे भी दिए और इसी के ज़रिए भी उन्होंने जो है वो रकम दी है उनको, रिपोर्टर वसीम अब्बास हाशमी को, और ये कहा कि वो मज़ीद मांग रहे थे, मज़ीद डिमांड थे, उनकी डिमांड्स कम नहीं हो रही थी। एक वो जो टॉर्चर होता है ना, मेंटल डिस्टर्ब जो कर रहे थे उनका पीस, वो तो इस वजह से फिर वो मजबूर होकर वो पुलिस के पास गए हैं। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि कोई भी माइक उठाकर, मतलब आप ये देखें ना कि अगर हम खुद सहाफ़ी हैं, मीडिया वाले हैं, तो ये तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम देखें तो सही
कि कोई भी माइक उठाकर ऐसे नहीं जा सकता। एक बहुत ethics है सारी आपको। बड़ी बड़ी स्टोरीज हो रही होती है। अभी थोड़ी देर पहले महराज भाई मौजूद थे। महराज साहब जो है क्राइम डेस्क हेड हैं, बहुत सारी चीज़ों को खुद कवर कर रहे होते हैं, क्या क्या नहीं देख रहे होते, लेकिन हमने कभी भी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं देखी जितने भी लोग चैनल से वाबस्ता हैं कि वो किसी तरह से ऐसे किसी प्रोसेस में शामिल हो जाए। मोहसिन, आप भी चैनल्स पे भी काम करते रहे हैं, यूट्यूब पे भी आप खासा आप कर रहे हो, और आपकी भी जो स्टोरीज इश्यूज ये सारी चीज़ें आप कवर भी करते हैं और जाते भी हैं। आपको तो मैंने कभी इस तरह से नहीं देखा, और ओवरऑल लेकिन बहुत सारे चैनल्स और चीज़ें ऐसी हैं जो कि तवातुर से काम कर रहे हैं यूट्यूब चैनल्स के नाम पर। देखिए लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। बड़ी मोहसिन, दो तीन चीज़ें क्लियर है। जब मीडिया का एक दौर होता था तो उस वक्त भी इस तरह की काली भेड़ें जो है वो आती थी जो सहाफ़त का नाम ख़राब करती थी। अब चूंकि आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो अब वो लोग जो जर्नलिज्म को ख़राब करते थे वो सोशल मीडिया के नाम पे जो कोई यूट्यूबर बना हुआ है, कोई बोलता है मैं जो है वो फ़लाँ इन्फ्लुएंसर हूँ, कोई बोलता है मैं फ़लाँ इन्फ्लुएंसर हूँ, एक वीडियो डालूंगा तुम्हारी जो है, क्योंकि पाकिस्तान में भी आपको पता है 2 नंबरियाँ बहुत है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं फिर वो उस ब्लैक मेलिंग में आ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए तो बड़ा मज़ा आ जाता है कि चलो यार, एक तो ये कि मीडिया में आपको पता है रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहाँ पे हर चीज़ आप न्यूज़ नहीं चला सकते, मगर सोशल मीडिया तो आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप जो मर्जी चला लो। तो उसमें फिर ये लोग जो है वो डर भी जाते हैं, जो लोग बगैर डिग्री के बैठे हैं। जैसे इन्होंने भाई ने मुझे बताया कि वो जो बंदा था वो जाली डिग्री लेके बैठा हुआ था, तो अब वो भी जो लोग हैं ये पूरी इंक्वायरी करते हैं कि यार इसके पास डिग्री है या नहीं है, तो फिर उसके पास छापा मारते हैं, फिर कैमरा लेके जाते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, उसके बाद फिर पैसे वसूली करते हैं। ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक चूज़ किया है कि कराची में इस तरह का काम हो रहा है। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी देखी है कि यूट्यूबर जो होता है ना, वो अगर सही मायनों में काम करने वाला यूट्यूबर है तो उसको इस तरह की ब्लैकमेलिंग के पैसों की जो है वो ज़रूरत नहीं रहती। आप देखें यूट्यूब पे जो वीडियोस हम बनाते हैं उसमें अल्लाह का शुक्र है कि रेवेन्यू इतना जनरेट कर सकते हैं कि हमें ब्लैकमेलिंग की करने की ज़रूरत नहीं है। प्रमोशंस हम कर सकते हैं, जो प्रमोशंस के नाम पे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मेरे ख्याल है उसमें तो एक ब्लैकमेलिंग में आपकी ज़िंदगी भी जो है वो जान का खतरा रहता है कि खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई, और आप कर भी गलत रहे हो ना, आप नाजायज़ कर रहे हो, आपका ज़मीर इस बात को गवारा नहीं देता। तो ये मोहसिन, लोग कैसे इससे बच सकते हैं कि देखिए अब कोई भी कैमरा जाए, यूट्यूब का खाली टिकटॉक भी है, उस पर भी लोग ब्लैकमेल करने के लिए वीडियोस बनाते, मैं डाल दूंगा, वायरल कर दूंगा, तो ऐसा भी है। और फिर जो हैरेसमेंट केसेस भी हैं, ये चोरी के भी हैं और ब्लैकमेलिंग के भी हैं। तो मोहसिन, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे किया जा सकता है, बचें कैसे, फेस कैसे करें, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होता। देखिए हमें जो सबसे पहला एक काम है अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हमारे यहाँ आगाही है नहीं। अब एक FIA मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को ब्लैकमेल कर रहा हूँ, अगर मैं किसी की वीडियो बनाकर उसको धमका रहा हूँ, मिसाल है आप देखें ना कितने वाक़यात ऐसे होते हैं जिसमें लड़कियों की वीडियोस बनाकर उनको धमकाया जाता है। तो लड़कियां बेचारे उस डर से कि यार इस मुल्क में तो कोई ऐसा इदारा ही नहीं है जो हमारी सपोर्ट करे, या कोई हमारा एक FIA का एक इदारा है, उस पर भी एक अवेयरनेस मैसेजेस होने चाहिए, वो भी नहीं होते। हमें तो ये तक नहीं पता होता कि FIA का दफ्तर है कहाँ पे, उसकी एप्लीकेशन हमें सबमिट किस तरह करनी है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हुकूमत का ताउन होना बड़ा ज़रूरी है। हम तो अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को बताते हैं, कहते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि आप जो है वो इस तरीके से जो है वो एप्लीकेशन सबमिट भी कर सकते हैं, मगर बदकिस्मती से जो इदारे हैं उनका अदम ताउन जो है वो रहता है। आप साइबर क्राइम आप देख लें, वो इदारा भी है लेकिन वो भी किसी काम का नहीं। अच्छा, अब आप ये, हाँ, वो उसमें भी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो इतनी ज़्यादा तवील हो जाती है, प्रोसेस उसका इतना लवील है कि वो नज़र ही नहीं आ रहा था कि पैसे वापस मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। बहुत ही करीबी लोगों में मैंने 2-3 केसेस देखे, उनके लाखों रुपया डूब गया, लेकिन साइबर क्राइम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स अभी तक नजर नहीं आ रहा है। बस ये और जबकि वो जर्नलिस्ट है, प्रॉपर जो है वो चैनल के थ्रू गए, चीज़ें गई, लेकिन कोई जो है मुआवजत नहीं है। बहरहाल जवाद, ये कोई पहली स्टोरी नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आते रहते हैं, करते थे। इसमें तो ये था कि इनको पता था कि मुझे करना क्या है, पैसे देने के बावजूद भी एक पॉइंट पे आके ये गए। बहुत सारे लोग तो पैसे भरते रहते उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमें करना क्या, और ब्लैकमेल हो रहे होते हैं मुस्तकिल। देखिए ऐसा ही है, अब कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता। ये हकीम साहब थे, चले गए, एक केस हमारे सामने आ गया, कितने ही ऐसे जारी लोग हमारे मुआशरे में घूम रहे होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अदालत ने भी एक मिसाल कायम की है कि यहाँ पर उन्होंने एक फैसला जारी किया है, फौरी तौर पर फैसला, क्योंकि मुकदमा 2022 का ही है और समझे 1 साल में ही जो है वो इसका भाई, यहाँ तो 1-1.5 साल में फैसले को जल्दी ही कहते हैं, तो 22 साल लग जाते हैं। क्योंकि अगर हम कोर्ट रिपोर्टर हमने देखा कि ऐसे ऐसे फैसले हैं जो 10-10 साल से पेंडिंग में हैं, 19-15 साल से। तो यहाँ पे
हमें लगता है कि अगर 1 साल में है तो ये जल्दी फैसला जल्दी है, पाकिस्तान के बिल्कुल है। जस्टिस सिस्टम के हिसाब से खिलाया जाएगा। और इस पर जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है या जो हमारे यूट्यूबर्स हैं जो कि वेरीफाइड हैं, जो कि अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक सुख का सांस ज़रूर होगा कि यार जो जाली लोग काम कर रहे हैं ना, कम से कम इनके खिलाफ कुछ एक्शन तो हो रहा है। कि इससे जो वही कहते हैं ना कि जो चंद लोग हैं इसमें, उसकी वजह से जो अच्छा काम कर रहे हैं उन पे भी सवालिया निशान उठता है, फिर सोसाइटी उनको भी उसी नज़र से देखती है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर एक तो अदालत ने बहुत अच्छा फैसला बहुत किया है वैलिड बात है, हाँ, कि अदालत का इसमें रोल, इसमें। क्योंकि इन द एंड क्या होता है, जब तक आप कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाते ना, तो वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती ना नजर। अगर ये भी केस चलता रहता तो कौन पूछता है इसको, क्योंकि ये आया, सामने आ गए, रिपोर्ट हुआ तो पता चला कि ऐसा हुआ है। और अब अगले वाले को भी जो है ना वो इस पर तंबी होगी कि कोई अगर ब्लैकमेल कर रहा है तो आप किस तरह रुजू कर सकते हैं, पुलिस में जाएं, आप उसको केस करें। तो मोहसिन, हर बंदा भी तो माइक उठाया हुआ है, हर बंदे के हाथ में एक तो ये फ़ोन है, उसमें कैमरा है, तो हर बंदा अपने आप को सहाफ़ी भी समझ रहा होता है और यूट्यूबर भी समझ रहा है, सभी कुछ समझ रहा है कि उससे ज़्यादा बड़ा कोई चैम्पियन नहीं है। तो कैटेगोरिकली लोगों को समझाएं किस तरह के भाई थोड़ा सच और झूठ में पहचान करना सीख लें, क्योंकि आप जब जाते होगे तो आपके साथ और भी 10 लोग एक ही जगह पे काम कर रहे होते होंगे, उसमें चैनल्स वाले भी हैं, उसमें यूट्यूबर्स भी हैं, सब है। तो कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इन काली भेड़ों को कैसे बेनकाब करें? देखें, बड़ा मुश्किल काम है, और क्योंकि हर कोई अपना अपना कार्ड बनाकर घूम रहा है, और पुलिस का बड़ा अहम रोल होता है इस पूरे काम में। लेकिन पुलिस वाले भी बेचारे क्या करें, क्योंकि जब कार्ड वो दिखाते हैं, हम भी मीडिया से हैं, अब मीडिया के पता नहीं कितने हज़ारों चैनल हैं और सोशल मीडिया के भी पता नहीं कितने हज़ारों चैनल हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में जो है वो देखना पड़ेगा कि उनकी जो रोल है, जो उनकी जो कारकर्दगी है, उनके चैनल की क्या कारकर्दगी है, उनके वो जो शूट करने जा रहे हैं, या फिर उनकी जो वेरिफिकेशन है। अगर मिसाल के तौर पे कोई फ़लाँ न्यूज़, अब भाई ने मुझे बताया कि बगा न्यूज़ कोई है, तो वो चेक तो करें ना कि उनके कंटेंट्स किस किस्म के बनाए जा रहे ये हैं। हकीम साहब को भी करना चाहिए था पहले। और जो भी अगर आपको कोई ब्लैकमेल करने जाए तो भाई देखो तो जो तुमसे पैसा मांग रहा है वो खुद किस कैपेसिटी में खड़ा हुआ है। आधे पैसे दे दिए उन्हें, 1.5 लाख रुपए दे दिए, बताएं। हकीम साहब खुद भी जो है वो 2 नंबरी कर रहे थे, देर और से याद आया चलो उनको, जी, डरे इसी वजह से कि 2 नंबर ही कर रहे तो थे। यही पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं ना, जिसकी वजह से ये सारे लोग जो है वो निकल कर सामने आते हैं। वो ये कहते हैं ना, मशहूर कहावत है कि जब तक बेवकूफ़ मौजूद रहेंगे तो बेवकूफ़ बनाने वाले का भी काम चलता रहेगा, धोखा देने वाले का काम चलता रहेगा। तो ये मिसाल है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि 10 साल, मेरे ख्याल है 10 साल कैद की सज़ा हुई है, 5 साल कैद की सज़ा हुई है। अब ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि अब जुर्म साबित हो रहा है, और लोग जो है वो आने वालों के लिए भी एक सबक होगा, इबरत होगा कि अब कोई जो है इस तरीके से जो है माइक उठा के, क्योंकि अपना लोगो लगाया, कुछ भी लगाया, कुछ वेरीफाइड नहीं है, इस तरीके से नहीं जा सकेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई भी ब्लैकमेल आपको करता है यूट्यूब चैनल के नाम से, या जो है ना वो ये चैनल्स के लिए भी ऐसे बहुत सारे सहाफ़ी कार्ड्स बना लेते हैं और नाम बदनाम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा केस आया था, ये जियो के कार्ड पे हुआ था, तो फिर वो सारे कार्ड्स बनाने का और सिलसिला रोका गया था, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट तक चीज़ें गई थी उस वक्त। ये काफ़ी साल पुरानी बात है, लेकिन ये हुआ था कि जाली कार्ड्स बन गए थे, वो रेलवे के एक्रेडिशन कार्ड्स वगैरह बनवाने के चक्कर में सारा मामला हुआ था। तो बहरहाल लेकिन चेक ज़रूर करें कि भाई ये जो भी बंदा आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, किस कैपेसिटी में आ रहा है और इसका काम क्या है, ये किस चैनल पे काम करता है, इसकी खुद की प्रोफाइल क्या है। आपने उठाए और पैसे भेज दिए, आप खुद भी इतना डर गए, गलत काम करेंगे तो आप डरेंगे भी। तो ये तो ज़रूर है बिल्कुल। बहरहाल जवाद, आपने एक अच्छी स्टोरी हाईलाइट की, आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया, आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा काम आप दोनों ही कर रहे हैं, और जो भी लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीज़ों को सामने लेकर आते हैं, हम उन्हें यहाँ पर ज़रूर बुलाते हैं और हाईलाइट करते हैं। आप सब भी जो जाली सहाफ़त का कार्ड उठाए हुए हैं, जाली यूट्यूबर्स बने हुए हैं, उनसे प्लीज़ बचें और होशियार रहें। ये इजी पैसा के थ्रू भी बहुत सारे पैसे मंगवाए जा रहे होते हैं, बैंकिंग डिटेल्स ली जा रही होती हैं, तो बार बार मैसेजेस आते हैं, तो होशियार रहा करें। आप किसी को भी इस तरह से जो है वो पैसे ना भेजें। और पुलिस मौजूद है, डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जाएँ और फौरी तौर पर रिपोर्ट करें, आपकी सुनवाई होगी। थोड़ा सा बिलीव करें डिपार्टमेंट्स में और सिस्टम के ऊपर। हम यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और जनाब, अब हम बातें करेंगे कि अरे वाह, आज तो मैंने अनडिसाइसिवली ये कपड़े पहने, लेकिन मुझे याद आया कि आज हमने शो भी ऑरेंज पे करना था, तो ये ऑरेंज ही ड्रेस लोग समझ रहे होंगे मैचिंग से पहन कर आए। शाह साहब, आपको कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा? नहीं, आज आप मैचिंग की नहीं पहन कर आए, ब्लैक पहना है। था। तो हकीम शाह रज़ीर साहब को वेलकम करते हैं शो में। साथ साथ जो है वो हकीम मुस्तफ़ा अली साहब भी मौजूद हैं, दोनों हमारे साथ होंगे। और हमारे साथ जो टॉपिक होगा वो आज होगा ऑरेंज।
तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे तरह के जो ऑरेंज की फैमिली है, जिसे हम आम ज़ुबान में कीनू भी कहते हैं, नारंगी कहते हैं, मौसमी है, और डिफरेंट तरह के जो है वो ऑरेंजेस आ रहे होते हैं। तो उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए कारआमद हो सकते हैं, बात करेंगे इन पर। मेहमानों का तारुफ मैंने आपसे करवा दिया है। शाह साहब, तो बड़ा कारआमद ये है फल है, और जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने अगर कोई बीमारी भेजी तो उससे पहले उसका इलाज भेजा। कीनू विटामिन सी से लोडेड होता है, गले ख़राब और नज़ला ज़ुकाम खांसी में कितना सपोर्टिव होता है, और क्या क्या इसके फ़वाइद होते हैं, बताइए। देखिए, विटामिन सी से भरपूर होता है और इसके अंदर फाइबर भी पाया जाता है, इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, इसमें पोटाशियम भी पाया जाता है, और जो कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, आंखों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। और इसके अलावा ये फाइबर होने की वजह से ये पाइल्स होने नहीं देता, और मैदे की तेज़ाबियत को भी दूर करता है, गैसेस को भी ख़त्म करता है। और इसका जो आपने अभी बताया कि इसको मौसम्बी भी कहते हैं, इसमें और भी चीज़ें, इसमें मौसम्बी भी है, नारंगी भी है, इसमें मीठे भी हैं जो बुखार के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। और इसके अलावा इसका एक और किन्नू होता है, मौसम्बी होती है, जिसे काटें तो अंदर से रेड निकलता है। हाँ, उसमें आयरन की मिकदार बहुत पाई जाती है। सवात वगैरह साइड पे बहुत अच्छा आता है, फ्रेश। और यहाँ कराची में भी मिल जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें यह है कि आपको आयरन की मिकदार भी मिल रही होती है, तो इसलिए आप जैसे किन्नू हुआ या मौसम्बी हुई, ये 1 से 2 फल रोज़ाना खाया करें। आप 1 महीना खा के देखें, आपको आपकी स्किन लिफ्ट नज़र आएगी, आप यंग नज़र आएंगे, और दूसरा ये है कि कलर भी आपका बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और आज हम एक मास्क बनाकर आपको दिखाएंगे जो कि आपको सदा जवान किस तरह रह सकते हैं, आप अपने आप को 5 साल पीछे किस तरह लेके जा सकते हैं। सही। तो उसके छिलका और इसके बीज से मैं बना के दिखाऊंगा। अभी बताइएगा आप, साथ साथ जो है वो मुसवा को भी शामिल कर लेते हैं। मुसवा, अभी हम ये देख रहे होते हैं कि कीनू के वाकई बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और जो चीज़ आप इंटेक कर रहे होते हैं वही आपके फेस पे भी आ रही है। बहुत सारे लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं, मौसम भी ऐसा होता है, तो किस तरह से ये मौसम का फल सपोर्ट करता है चीज़ों में इंसान की बॉडी को? देखिए, जो कीनू है ये, इसको सर्दियों का फलों का बादशाह कहा जा सकता है। आम गर्मियों का बादशाह है या फलों का बादशाह, लेकिन ये सर्दियों के फलों का बादशाह है, क्योंकि इसके अंदर हर वो एंजाइम मौजूद है जो आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, आँखों के लिए, लिवर के लिए, स्टमक के लिए, और आपके ब्लडर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये इसमें एक बात की अभी इन्होंने, एक आता है लाल वाला कीनू, जिसका अंदर से वो कैंसर के लिए या ट्यूमर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो ये जो कीनू है, ये 70% जो है ना, इसकी जो पैदावार है वो पी जाती है, और इसको जो है ना, ये एक एनर्जी बूस्टर भी है। लेकिन ये जो देखिए, ये ऐसा एनर्जी बूस्टर है, देखिए नॉर्मल तौर पर जैसे खजूर है, जैसे इंजीर है, पिया फ़ायदा, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो ऑन द स्पॉट नहीं होता, ये आपके ब्लड में शामिल होता है, आहिस्ता आहिस्ता से आपकी बॉडी को ग्रूम करता है, आहिस्ता आहिस्ता से आपके लेवल को या आपकी एनर्जी को बूस्ट करता रहता है। जो अगर रोज़ाना इसको खाया जाएगा तो इससे कभी भी जो है ना, बंदे को एनीमिक नहीं होगा, नींद का कोई मामला नहीं होगा, मतलब जैसे जिन लोगों को नींद नहीं आती। दूसरा, जो इसको खाता रहेगा अल्लाह के हुक्म से, कभी भी उसका जो है वो पेट ख़राब नहीं होगा, या नॉर्मली तौर पर उसको हर किस्म के वायरल किस्म के जो इम्पैक्ट है वो बेहतर होते रहेंगे। ऐसे में इसमें एक और आता है चकोतरा। चकोतरे के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, वो शुगर वालों के लिए या जिन लोगों को अपना वेट लॉस करना है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद, क्योंकि उससे क्या है कि उसमें पोटेशियम ज़्यादा है, तो वो फाइबर बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपकी भूख कम हो जाती है। भूख कम हो जाती है तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह जितना उसको खाया जाएगा उतना ही आपका बॉडी ट्रिम भी होता रहेगा, और उतनी आपको खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ पाएगी। इसमें एक जैसे चकोतरा की बात की है, और इसे ग्रेप फ्रूटर भी कहा जाता है, और इसके दूसरे बेनिफिट्स में ये है कि वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई रह रहा हो, चाहे वो एचडीएल हो या ट्राइग्लिसराइड हो, दोनों सूरतों में ये काम करेगी। आप इसका तकरीबन 1 गिलास जूस रोज़ाना पिया करें तो इंशाल्लाह ताला वेट भी कम करेगी, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगी, और आम मौसमी बुखार को भी ख़त्म करती है ये। तो इसलिए आप जिस तरीके से मौसम आता है, आप उसके फल ज़रूर इस्तेमाल किया करें, वो आपको बीमारियों से बचाने के लिए होते हैं, क्योंकि एक वायरस से बीमारी आती है, आपको उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा जल्दी मदद देती है ये। और दूसरा ये है कि इस मौसम में हम पानी कम पीते हैं, तो ये इसमें तकरीबन 70% पानी होता है, तो ये आपकी बॉडी में पानी की मिकदार को भी पूरा करती है। और आम तौर पे भी आपको नॉर्मल तौर पे भी पानी का टेक ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी की जो पानी की मिकदार है वो पूरी हो, ताकि आपके किडनी के इशूज़ ना हो। अब इसमें जो फाइबर की वजह से जो मैंने कहा कि ये शुद्ध हज़म होता है, तो इससे भूख भी बेहतर हो जाती है, लेकिन वेट नहीं बढ़ता।
हाँ, वेट लॉस के लिए भी जूसेस और इस तरह के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें फाइबर ना, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन इसको जो है वो 90 पीते ज़्यादा हैं और खाते कम हैं, तो इसको रोज़ाना 2 से 3 गिलास इससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसमें फाइबर है। तो ये दांतों के लिए, दांतों को ये अंदर से खोखला कर सकता है। इंटरनली तौर पर ये बहुत फ़ायदेमंद है थायराइड के, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे ग्लैंड्स रिएक्टिव भी हो सकते हैं। तो इन सेंस देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और रोज़ाना कम से कम इसको 1 कीनू खाया जाए। अगर इसको खा लेंगे तो सुम्मा इंशाल्लाह ताला कभी मुंह में छाले भी इंशाल्लाह आपके नहीं हो पाएंगे। अच्छा, क्या कह रहे होते हैं कि बच्चों को नहीं दो, गला खराब हो जाएगा, ठंडक हो जाएगी, सीना जकड़ जाएगा, जबकि ये क्या इन चीज़ों को ट्रिगर करता है? नहीं, ये बल्कि गले को और बेहतर करता है। विटामिन सी जो है गले के वर्म को दूर करता है, गला ख़राब रहता है उसके लिए बेहतर है, क्योंकि इसकी खटास की वजह से कहते होते हैं। लेकिन आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। बजाय आप इसका जूस निकालने के, आप इसका साबुत ऐसे इसके छिलके उतार के आप इसको खाएं, क्योंकि इसके साथ जो वाइट लेयर लगी हुई होती है वो फुल विटामिन सी होती है, जो कि आपके कलर को फेयर करने में भी बहुत मदद देती है और आपको एक्टिव रहने के लिए भी मदद देती है, क्योंकि ये बूस्टर है। जिस तरह अभी मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि ये एनर्जी बूस्टर है आपका, आस्ते आस्ते आपको एक्टिव करती जाती है। बजाय जूस की जगह अगर आप 1-2 मौसम्बियाँ या 1-2 किन्नू खा लिया करें, उसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे। दिन के किस वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं? डे टाइम में खाएं, रात में खा लें, किस वक्त खाएं? देखिए, इसको जब भी खाएंगे आपको बेनिफिट ही मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा नाश्ते में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए, नॉर्मल तौर पर नाश्ता कहा जाता है कि है बादशाहों की तरह, तो अगर ये सुबह नाश्ते में पी लिया जाएगा तो सारा दिन आप एक्टिव रहेंगे, जिस्म में कोई वीकनेस नहीं हो पाएगी। हाथ जो इसमें क्या होता है कि सर्दियों में ड्राइनेस हो जाती है, बॉडी में इचिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका कोलेजन बढ़ाता है, ये आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, विटामिन सी बढ़ाता है, ये आपकी आईसाइट को या दिमागी फिक्शंस को बढ़ाता है। मतलब इसको जो खाने से जो बंदा इसे काम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का है या बहुत ज़्यादा वर्कआउट का है, तो उससे कभी वो वीक नहीं होगा, थका थका महसूस नहीं कर पाएगा, वो हमेशा एक्टिव ही रह पाएगा इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल ऐसे। तो आप कौन सी रेमेडी हमें बता रहे हैं मुस्तफ़ा? अच्छा जी, तो आज हम आपको बता रहे हैं ये वो रेमेडी है जिससे सुम्मा इंशाल्लाह ताला स्किन ग्लो भी करेगी। ये एंटी एजिंग के लिए, रिंकल्स के लिए भी है, ब्लैक हेड्स के लिए भी है, और स्किन जो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, ये उसको भी आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदा पहुंचा पाएगा। देखिए, इसमें सिर्फ टोटल 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले इसके अंदर ऑलिव ऑयल निकाला जाएगा, वो लिया जाएगा ऑलमोस्ट 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें ऑलिव ऑयल शामिल किया जाएगा, 1 टीस्पून इसके अंदर दही शामिल किया जाएगा, 1 चुटकी इसके अंदर मीठा सोडा शामिल किया जाएगा, और इसके अंदर कीनू के छिलके लिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, देखिए, कीनू के छिलके निकालने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला, अगर इसको इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे तो फ़ायदा है। अगर कोई आपके पास कोई क्रशर होता है ना, जिससे क्रश करते हैं, तो अगर उस तरह से निकालेंगे तो इसका ऑयल निकलेगा। अगर वो ऑयल निकलेगा तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तीसरा, अगर इसका पाउडर बनता है तो वो अलग बेनिफिशियल है। पाउडर बना ले। देखिए, अगर इसका सिर्फ पाउडर बनता है तो ये बेसिक तौर पर इन सारे फ़ायदों में काम भरेगा, लेकिन एक फ़ायदा क्या है कि अंदर से जो रिंकल्स ख़त्म होते रहेंगे जी। और अगर इसका ऑयल निकलेगा तो कभी भी अब 40 भी आपका स्किन लूज नहीं हो पाएगा। अगर इसका जो है वो प्रॉपर तो ऐसे ही ले लिया जाएगा तो इसके अंदर जो है वो सब चीज़ें मिलेंगी, तो ये आपके आई बैग्स होते हैं जिसको डार्क सर्कल्स कहा जाता है, कि उसको भी बहुत जल्दी ख़त्म करेगा। सही। अच्छा, अब जो ले लो, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल लिया जाए, 1 टीस्पून इसके अंदर जो है वो दही शामिल की जाएगी, और उसके अंदर सिर्फ 1 पिंच जो है ना वो मीठा सोडा शामिल किया जाएगा। अच्छा, मेरे पास इसका पाउडर नहीं है, तो बस ये ये आ गया पाउडर इसका, तो इसमें ऑलमोस्ट 1 टीस्पून जो है वो ये पाउडर ले लिया जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको इस तरह से जो है वो बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए एक्सफोलिएटर टाइप का लग रहा है ना उसमें, इसको छोड़ देंगे, और 10-15 मिनट के बाद इसको धोना नहीं है, इसको एज आपने बत्ती बनाकर या थोड़ा सा इसको रब कर करके जो है वो उतारना है। उसके बाद सिंपल वाटर के साथ मुंह धो लिया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला 10 मिनट के अंदर आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक बच्ची की या एक लड़की की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मतलब ये एंटी ग्लोइंग के लिए भी है, एंटी एजिंग के लिए भी है, रिंकल्स के लिए भी है, फेयरनेस के लिए भी है, और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी। अच्छा, इसको बना के रख सकते हैं जो आपने बताया?
देखिए या असल में ना- ताज़ा ही इसको बना लिया असल में जाए? इसमें दही है। हाँ, देखिए दही के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना मिनरल्स होते हैं, तो वो ये बहुत जल्दी फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर ये होगा भाई इसको जब भी बनाना हो तो मैक्सिमम 2 दिन के बनेगा। इससे ज़्यादा इसको अप्लाई, इससे ज़्यादा इसको छोड़ नहीं सकते। रोज़ाना बना के ताज़ा बना लें लगाएंगे आप फौरन तो वो फौरन। बहुत ठीक है, फायदा। सही। तो शाह साहब आप भी कुछ रेमेडी बता रहे जी हैं? बिल्कुल। देखें अपने आप को कलर को फेयर करना सबकी ख्वाहिश होती है। 2 टोन चेहरा 1 टोन चेहरा हो जाएगा, और साथ में जैसे झुर्रियाँ पड़ रही होती हैं, स्किन लूज़ हो रही होती है, ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, या पिगमेंटेशन होती है, ऐसे धब्बे बन रहे होते हैं, उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 4 चीज़ें लेनी है। नहीं, ये चीज़ें आप ब्रेक के बाद बताइएगा। ओके। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद जानेंगे कि कौन सा यहाँ पे मास्क और जो है वो रेमेडी बन रही है आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदी। तो आप जब बनाने जा रहे हैं मास्क, जी, जी। मास्क बना रहे हैं ना? मास्क बना के दिखा रहा जी, हूँ। बताएं। देखिए स्किन को फ्रेश करने के लिए और कलर को फेयर करने के लिए हम लेंगे ये किन्नू के साबुत छिलके हैं। ठीक है। अच्छा उसमें हर के गुलाब है। अच्छा, ओह मुझे लगा पानी है। मैं नहीं तो- नहीं, हर के गुलाब रखा हुआ है। ओहो, सही जी सही, ठीक है। ये हम लेंगे इसका पाउडर 1 चाय वाला चम्मच। ठीक है। और ये गुल बाबूना इसे कैमोमाइल कहते हैं, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। ये उसी का पाउडर है? ये उसी का मिल पाउडर जाता है पाउडर, जी, ये बनाना बिल्कुल है घर मिल में? जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये किन्नू के बीज होते हैं, ये उसका पाउडर है ये। अच्छा, ठीक है। ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। और ये हुस्न यूसुफ है, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। 4 चीज़ें टोटल हमने डाली हैं इसमें। और इसके अगर आपके घर में दूध हो, दूध में, नहीं तो दही में, दही ना हो तो आप अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बनाएंगे, नरम सा पेस्ट बनाएंगे। और इन तमाम को पहले साफ़ करके इसको आप बारीक पाउडर बना के ना आप रख सकते हैं, लेकिन जब लगाना हो उस वक्त आप अर्के गुलाब या दूध दही मिला के आप लगा लिया करें। इस तरीके से आपने बना के रखना है। और अच्छा, अगर शाह साहब ये बना के रख रहे हैं तो हम वजन लेंगे चीज़ों को, क्या करेंगे? ये तमाम चीज़ें बराबर वजन लेनी है। मैंने तो 1-1 चाय वाला चम्मच मिला है, आप सही है। 50-50 ग्राम ले लें। ठीक है। और मिक्स करके आप ऐसे नरम सा पेस्ट बनाएं। और जितना लगाना हो आपने उतना अपने फेस पे, बॉडी पे, हाथों पे, ये नकल्स पे, सब पे आप लगा सकते हैं। इस तरीके से लगा के आप छोड़ दीजिए, लेप कर लें यानी? लेप कर लें आप। 15-20 मिनट के बाद ये खुश्क हो जाएगा, फिर इस पर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है। आप देखना पहली एप्लीकेशन में आपको कितना फ़र्क होता है। जब दूसरी एप्लीकेशन करेंगे आपका एक शर्ट साफ़ हो जाएगा, आस्ते आस्ते स्किन लिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, ओपन पोर्स मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे और कलर भी साफ़ होना शुरू हो जाएगा। जब मुकम्मल साफ़ हो जाए आप इसे रोक दीजिए। सही। तो इस सीजन के लिए अच्छा, ये और इसमें फ़ायदा ये है कि आप ये बना के रख सकते हैं और ये इसको दोनों पाउडर चीज़ें, बना हाँ, के रख उसमें भी सकते आप हैं। रख लें। फिर जब लगाना हो उतना आप अर्के गुलाब मिला लें या दूध मिला लें या दही मिला लें, पेस्ट बना के आप ये तमाम उम्र के लोग लगा सकते हैं इसे। और इसे अगर एक्नी के दाने चेहरे पे मौजूद हों तो फिर आपने रब नहीं करना है, फिर आपने लगा के आधे घंटे बाद धो लेना है। अगर दाने नहीं हैं तो फिर आप रब करें आप इसे। आप देखें स्किन साफ़ होती जाएगी और चेहरा भी आपका एक टोन होता जाएगा। तो ये छिलकों का हम समझ रहे होते हैं कि कितने हम लोग बस किन्नू छीला, खाया और फेंक दिए, बीज निकाला, फेंक आपने हाँ, बीज भी यूटिलाइज कर लिया। बीज भी काम छिलका में भी इसके। जो है वो मुस्तफा इसका कितना कारआमद है। आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं घर में पाउडर। देखिए जी, देखिए असल में इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला कीनू का जो बीज होता है, जिसको आप इसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देखिए वो होता है गुर्दों की तरह का। तो जिन लोगों को अल्लाह ना के पथरियाँ हो रही हैं, या पथरी है या पथरी हो गई है, देखिए ये बना हुआ उसी शेप का है, तो सुम्मा इंशाअल्लाह ताला ये उन पथरी को बनने से रोकता है। और जिन लोगों को हो गई है तो अगर वो इसमें लेमन मिला के इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि वो पथरी उनकी टूट जाए। तो देखिए असल में उसमें साइजेज़ है ना जी, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो इसलिए इसकी पहली लेयर तो पथरी के लिए या मैदे के लिए या किडनी से फायदेमंद। दूसरी जो इसकी लेयर है जिसमें वाइटनेस वाला इम्पैक्ट होता है, वो बेसिकली तौर पर जो है जितने भी बॉडी में इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जिसको आप अल्सर कह सकते हैं, बॉडी में कुछ ज़ख़म हो रहे हैं, ये उनको रिपेयर करने के लिए। तीसरा जो इसका छिलका है, जिसके अंदर वाइटनेस है, ऊपर जो छिलका है इसका, देखिए इसके जो इसका ऊपरी छिलका है ये बहुत फ़ायदेमंद है स्किन पे लगाने के लिए। और जो इसका अंदर छिलका है ये बेतौर ये अंदर बॉडी के अंदर स्किन के अंदर जाकर ये बॉडी को ग्लो करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा, वो फायदेमंद कहते हैं होता है। कीनू जब आप छीलते हो सारा जो वाइट जाल सा आ रहा होता है वो हटा रहे होते हैं, कहते हैं हटाना नहीं चाहिए, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है। उसमें क्या क्या होता है? अच्छा, मुकम्मल उसमें आप उसको ज़रूर खाया करें आप किन्नू के साथ। और उसका जायका हल्का हल्का कड़वा माइल होता है, लेकिन जब किन्नू के साथ आप खाएंगे तो उसका जायका जो है वो किन्नू वाला हो जाएगा।
अब जिस तरीके से मुस्तफ़ा ने अभी बताया कि पथरी के लिए जिन लोगों को भी स्टोन की शिकायत रहती हो, गुर्दों में पथरी की शिकायत रहती हो, तो उनको चाहिए एक दाल मिलेगी आपको, कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल आधा कप को 5 गिलास पानी में भिगो दें, रात को सुबह पकाएं। इतना पकाएं कि वो दाल नरम हो जाए और उसका पानी भी बच जाए, और वो दाल खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें, फिर सुबह भिगो दें, रात को पका के खा लें। इस तरीके से ये कुछ दिन कीजिए, आपकी पथरी रेजा रेजा होकर निकल जाएगी। चलें, ज़बरदस्ती आपको डबल रेमेडी आज जो है वो मिल गई है। तो थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा, आपने वक्त दिया। शाह साहब आपके भी आमद का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इन रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक पर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा रिस्पॉन्स रहा। रमशा कंवल और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।